सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है लोगों की जब वो आपके पास आते हैं? सबसे कॉमनली लोग लो बैक पेन के लिए या नी पेन के लिए आते हैं हमारे पास। तो जिम में भी क्या कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज होती है लाइक योर स्क्वाटिंग, या कुछ लोग कहते हैं कि इंक्लाइन पे आप रनिंग मत करो विच हार्म द नीज मोर? जैसे लोग बोलते हैं हम वॉक करते हैं 10,000 स्टेप्स, हमारी हड्डी कैसे कमजोर है, हमें कैसे ऑस्टियोपोरोसिस होगी। वॉकिंग इज मूवमेंट, मूवमेंट है वो, पर लोडिंग नहीं है। लोडिंग कब होती है? जब आप जैसे सिंगल लेग हॉपिंग करते हो, जंपिंग करते हो, स्किपिंग करते हो, ऑन द स्पॉट जॉगिंग करते हो, या फिर आप ब्रिस्क वॉकिंग करते हो, दैट इज मोर लोडिंग। तो कैन यू गिव कोई 2-3 एक्सरसाइजेस दैट कैन हेल्प योर जॉइंट्स मूव स्मूथली? मुझे लगता है सबसे पहली एक्सरसाइज होनी चाहिए। जब भी हम उठते हैं बैठते हैं एक कड़क का साउंड आता है तो कभी कभी लगता है पता नहीं कुछ हिल गया कि क्या, ये क्यों आता है साउंड? वैसे ये 10,000 स्टेप्स का कॉन्सेप्ट कैसे आया? आई वांट टू नो दैट। और क्यों ये 10,000 स्टेप्स है? 6 से 8,000 स्टेप्स पे जो बेनिफिट्स होते हैं दे आर इनफ। 10,000 स्टेप्स से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऐड नहीं होते। योगा, साइकिलिंग, स्विमिंग, दे आर ग्रेट फॉर मूवमेंट एंड ओवरऑल हेल्थ, बट बोन हेल्थ के लिए पर से इतनी अच्छी एक्सरसाइज नहीं। फॉर बॉडी जॉइंट्स क्या खाओ आप? तो उस फुटवेयर का क्या रोल है आपकी इन पेन्स को एग्रेवेट करने में? आपके पैर पे जो हो रहा है उसका असर आपकी नी पे भी आएगा, और जो आपके पैर पे जो हो रहा है उसका असर आपकी बैक पे भी आएगा। तो एज इंडियंस हम सबसे वर्स्ट फुटवेयर क्या पसंद करते हैं जो हम इतना खरीदते हैं पर इट्स द वर्स्ट फॉर अस? आई थिंक घर की चप्पल सबसे पहली चीज जो आप जब भी फुटवेयर लेते हैं वो होना चाहिए। अच्छा, जो मार्केट में तेल आते हैं जैसे जो कहते हैं कि नी पेन गायब हो जाएगी और ये जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा, ये कितना, इससे क्या कितना गायब होता है? गायब तो मुश्किल है कहना कितना होता है। अनदर बिग प्रॉब्लम जो हमारी यंगर जनरेशन को है व्हिच इज ओबेसिटी। इवन 1 किलो वजन बढ़ना इज 10 kgs लोड फॉर योर नी जॉइंट। ऐसा कहते हैं कि जब आप रिप्लेस कराते हो नी या हिप तो इनकी लाइफ भी 15-20 साल ही होती है। तो हाउ अर्ली, मतलब व्हेन इज इट टू अर्ली कि यार अभी बहुत अर्ली, अभी मत कराओ, एंड व्हेन इज इट टू लेट कि अब आप नहीं कर सकते? अक्सर हम बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों की चर्चा करते हैं, कैंसर की चर्चा होती है, डायबिटीज की चर्चा बहुत होती है, पर हम भूल जाते हैं कि एक साइलेंट किलर हम सबके घरों में पनप रहा है, और वो है हमारी जोड़ों का दर्द। आज अगर आप देखो हर घर में किसी ना किसी को या तो नी पेन या बैक पेन या नेक पेन से वो जूझ रहे होते हैं, चाहे वो यंगस्टर्स हो या चाहे वो थोड़े ओल्ड बुढ़ापे वाले लोग हों, पर ये प्रॉब्लम सबको आ रही है। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है इसी प्रॉब्लम को समझने पर, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर ये प्रॉब्लम आ जाए तो उसको ट्रीट कैसे करना है, इन सारे मुद्दों पर बात करेगा, इस पे चर्चा करेगा, और आपको इन सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो फोर्टिस के साथ एक कंसल्टिंग डॉक्टर तो हैं, ऑर्थोपेडिक हैं, पर उनका अपना भी सेंटर चलता है दिल्ली एनसीआर लाजपत नगर में, जो है स्टेप अप जॉइंट्स के नाम से। तो आइए बात करते हैं आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर पुलक वत्स्या से। हाय डॉक्टर, थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू। आई थिंक जब भी कोई बैठता है ना, एक वो दर्द की आवाज आती है, कड़क की आवाज आती है। तो क्यों ये प्रॉब्लम लोगों में इतनी बढ़ रही है आजकल? जॉइंट पेन्स या बोन इश्यूज एक्चुअली बढ़ रहे हैं अभी, या मुझे लगता है ज्यादा अवेयरनेस हो रही है इनके बारे में। पीपल आर सीकिंग ट्रीटमेंट, लोग इलाज भी इसके लिए सीख कर रहे हैं। आई थिंक मेन रीजन है डेफिनेटली सेडेंटरी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल ओवरऑल कंपेयर टू 1-2 जनरेशन पहले से सेडेंटरी हो गया है। डेफिनेटली डाइट इज नॉट ग्रेट, जंक फूड बढ़ गए हैं, क्विक डिलीवरी हो गया है, सब कुछ हो गया, सो डेफिनेटली डाइट इज नॉट ग्रेट। आई ऑल्सो फील कि स्लीप रिकवरी बहुत अच्छी नहीं है। Okay. लोग बहुत अच्छा नहीं सो रहे, लोग बहुत एडिक्वेटली नहीं सो रहे हैं। ऑल्सो चौथी चीज इज वर्कआउट, इम्पैक्ट ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें सिग्निफिकेंटली लैकिंग है। तो ऑल ऑफ दिस, ये सब कुछ मिला जुला के आपके बोन्स को, आपकी मसल्स को, आपके जॉइंट्स को हायर रिस्क पे डालता है ऑफ हैविंग पेन इश्यूज, इंस्टेबिलिटी। वो बहुत सारा स्पेक्ट्रम है जिसकी वजह से हमारे पास आते हैं। तो आपके पास जब लोग आते हैं सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है लोगों की जब वो आपके पास आते हैं? विच बॉडी पार्ट क्या होता है? आई थिंक मेरे पास पर से मैं नी पेन और लो बैक पेन को आसपास रखूंगा, दे आर द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम। सबसे कॉमनली लोग लो बैक पेन के लिए, नी पेन के लिए आते हैं हमारे पास। और आपके पास कितने यंगर ऑडियंस आने शुरू हो गई, मतलब यंगेस्ट कौन क्या हो? सिग्निफिकेंट यंग लोग। सो एक बहुत कॉमन ग्रुप हो गया है, लोग जो 30s में होते हैं अपने, या 28, 30s, 35, 40s, ये जो एज ग्रुप है, मिडिल एज बोल लीजिए या
यंग अडल्ट्स बोल लीजिए, श्योर। ये बहुत कॉमन हो गए हैं विद इश्यूज इन द नी पेन, स्पेशली डीप स्क्वाट करते हुए, सीढ़ी चढ़ते हुए, बैठ के उठते हुए, या फिर लो बैक पेन, प्रोलॉन्ग्ड बैठने के बाद उठे तो कमर में दर्द थी, या फिर गर्दन में दर्द। तो ये एक एज ग्रुप है यंग अडल्ट्स जो कभी कभी वीकेंड पे खेल भी लेते हैं, इंजरी हो जाती है इनको, पूरे हफ्ते काम करते हैं पर वीकेंड पे सडनली दे प्ले फॉर 4 आवर्स। तो ये एक ग्रुप है जो कॉमनली आने लगा है। ओल्ड एज डेफिनेटली हमारे पास आता ही श्योर। है। यंगर बच्चे फॉर अडल्ट डिफरेंट प्रॉब्लम्स, बेसिकली फॉर नॉक नीज, ग्रोइंग पेन्स, हाइट बढ़ती है तो बच्चों को जोड़ों में दर्द होनी शुरू हो जाती है, वैसी प्रॉब्लम्स के लिए आते हैं। बट यंग अडल्ट्स डेफिनेटली बढ़ गए हैं। तो एक मतलब ये यंग अडल्ट्स क्या करें, क्योंकि आप कह रहे हो कि हफ्ता भर वो काम करते हैं, वीकेंड पे थोड़ी उन्होंने कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर ली तो कुछ डिसलोकेट हो जाता है, कुछ दर्द हो जाती है, तो बंदा करे क्या? नहीं, बिल्कुल, इनको हम वीकेंड वॉरियर्स कहते हैं। सो क्योंकि ये रिक्रिएशनल स्पोर्ट वीकेंड्स पे खेलते हैं। हाँ। आइडियली कायदे से तो हफ्ते में 2 से 3 बार ही आपको स्पेस आउट करके वर्कआउट करना चाहिए। राइट। सिर्फ 2 दिन अगर आप करेंगे आफ्टर 5 days ऑफ सेडेंटरी लाइफ, देन डेफिनेटली आप हायर रिस्क पे हैं ऑफ हैविंग इंजरीज या डिलेड रिकवरी, की मसल सोर हो गई, 5 दिन सो गई, थिंग्स लाइक दैट। तो 2 से 3 बार ओवर द वीक अगर आप स्पैन करेंगे वर्कआउट्स, दैट इज डेफिनेटली बेटर। पर वर्कआउट में मुझे आपसे पूछना था कि क्या होता है, जिस दिन हम जिम गए उस दिन होता है आज तो बस कर लो सब कुछ, मतलब इट्स लाइक दैट। तो जिम में भी क्या कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज होती है, लाइक योर स्क्वाटिंग, या कुछ लोग कहते हैं कि इंक्लाइन पे आप रनिंग मत करो, विच हार्म द नीज मोर? डेफिनेटली। नॉर्मली ह्यूमन नीज आर बनी हुई हैं बेंड होने के लिए, यूज करने के लिए। राइट। अगर आप जॉइंट्स को यूज नहीं करोगे तो डेफिनेटली जॉइंट्स विल बिकम स्टिफ। दूसरी चीज, अगर आप हड्डी को लोड नहीं डालोगे हड्डी पे, तो हड्डी कभी भी स्ट्रांग नहीं होगी। बिकॉज जैसे लोग बोलते हैं हम वॉक करते हैं 10,000 स्टेप्स, हमारी हड्डी कैसे कमजोर है, हमें कैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो गई। वॉकिंग इज मूवमेंट, मूवमेंट है वो, पर लोडिंग नहीं है। लोडिंग कब होती है? जब आप जैसे सिंगल लेग हॉपिंग करते हो, जंपिंग करते हो, स्किपिंग करते हो, ऑन द स्पॉट जॉगिंग करते हो, या फिर आप ब्रिस्क वॉकिंग करते हो, दैट इज मोर लोडिंग। क्योंकि हड्डी पे जब लोड पड़ता है तभी वो ग्रो करती है उन एरियाज में। तो लोग बोलते हैं हम कैल्शियम विटामिन डी खा रहे हैं पर हड्डी कैसे कमजोर है हमारी। अगर आप लोड नहीं करोगे तो कैल्शियम विटामिन डी को समझ नहीं आता कि मुझे जाना कहाँ है। ओके। आपका लोड आपकी बोन्स को बताता है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ चाहिए, इस एरिया में आप स्ट्रॉन्ग करो, इस एरिया में आप कमजोर करो। इट इज अ डायनेमिक ऑर्गन। तो ये मिथ है, अगर मैं जिम गई हूँ और अगर मैं स्क्वाट ज्यादा कर लेती हूँ वेट उठा के, तो ये मिथ है कि मेरी नी खराब हो जाएगी या दर्द हो जाएगा या लग जाएगी? नहीं, तो मिथ बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, नहीं मिथ है। बिल्कुल भी नहीं है। तो स्क्वाटिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है हाँ। डेफिनेटली, बिकॉज उससे बहुत सारी मसल्स आपकी यूज होती हैं, स्पेशली क्वाड्रिसेप्स जो थाई की आगे की मसल है, आपकी बहुत सारी मसल्स स्ट्रेच होती हैं। जैसे काफ का टेंडन डीप स्क्वाट में वो बहुत स्ट्रेच होता है, जो नॉर्मली हम करते नहीं है। सो इट इज गुड। प्रॉब्लम है पोस्चर। आपका फॉर्म और पोस्चर अगर खराब है तो यू विल एंड अप इंजरिंग योर नी, यू विल एंड अप इंजरिंग योर एंकल, कहीं ना कहीं इंजरी हो जाएगी, आपको लो बैक पेन शुरू हो जाएगी। सेकंड इज अर्ली इंक्रीज इन वेट। लोग वेट के साथ करने लगते हैं इससे पहले कि उनका पोस्चर करेक्ट हो। तीसरी चीज, डीप स्क्वाट्स। नॉर्मली अगर आपके नी में कुछ भी इशू है या आप नॉर्मली एज कर रहे हैं, अभी आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, डीप स्क्वाटिंग या अकड़ुओं के बैठना डेफिनेटली बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आप अपने जॉइंट को एक्सट्रीम पोजिशन में डाल रहे हैं। तो चेयर स्क्वाट्स, जिसको 90 डिग्री स्क्वाट्स कहते हैं, कि आप चेयर पे बैठ के उठ रहे हैं, सिट टू स्टैंड कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो गुड एनफ। वो भी आपके जोड़ों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। यू डोंट नीड टू डू डीप स्क्वाट्स। तो मैं यूजुअली पेशेंट्स को ये बताता हूँ दैट स्क्वाट्स अगर करने हैं, करने चाहिए, चेयर स्क्वाट्स करिए, डीप स्क्वाट्स मत करिए। 5 बार ही बिना वेट के चेयर से बैठ जाइए और उठ जाइए, डू समथिंग। तो कैन यू गिव कोई 2-3 एक्सरसाइजेज दैट कैन हेल्प योर जॉइंट्स मूव स्मूथली? डेफिनेटली, डेफिनेटली। मुझे लगता है सबसे पहली एक्सरसाइज होनी चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया, लोडिंग वाली। तो सम फॉर्म ऑफ हॉपिंग, ऑन द स्पॉट जॉगिंग, राइट। ब्रिस्क वॉकिंग, कोई ऐसी एक एक्सरसाइज। सेकंड होनी चाहिए कोर स्ट्रेंथनिंग, जो आपके पोस्चर पे काम करे, आपकी कोर को स्ट्रॉन्ग करे, आपके लो बैक पेन को प्रिवेंट करे। तो प्लैंक्स हो गया, ग्लूट ब्रिजेस हो गया, बेसिक एक्सरसाइजेस। थर्ड होनी चाहिए समथिंग जो आपके गर्दन के आसपास काम करे। तो स्कैपुलर रिट्रैक्शंस, बैठ के अपने दोनों कंधे पीछे पुश करना, इज अ ग्रेट एक्सरसाइज। तो ये 3 एक्सरसाइज अगर आप रोजमर्रा कर पाए, 5-6 बार चेयर सिट टू स्टैंड कर लें, दैट इज गुड फॉर योर जॉइंट्स ओवरऑल। और किसी को अगर जॉइंट प्रॉब्लम है तब भी एक्सरसाइजेस चलेंगी, या उनके लिए देयर इज अ सेपरेट वे ऑफ जो आप बताते हो? नहीं, तो बेसिकली इफ यू आर हैविंग जॉइंट इश्यूज, अगर आपको नी पेन है, तो आपकी एक्सरसाइजेज मॉडिफाई करेंगे हम। इसी को हम रिहैबिलिटेशन कहते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन, लोगों को लगता है कि मुझे दर्द है तो मुझे इसको रेस्ट दे दूं मैं, बिल्कुल। अब आप अगर उसको रेस्ट दोगे, वो स्टिफ होगा, हीलिंग डिले होगी, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी। जॉइंट बना है मूवमेंट के लिए।
अगर उसको आप मूव नहीं करोगे, जॉइंट का ओवरऑल बायोलॉजी थोड़ी खराब हो जाती है, उसको समझ नहीं आता क्या करना है, बिकॉज इट इज नॉट मेंट टू ट्रू। बी इन वन प्लेस। लोग कहते हैं ना कि पेड़ के रूट्स हैं इसलिए वो एक जगह पे, आपके रूट्स नहीं है, दे आर मेंट टू मूव। तो जॉइंट को पहले पेन फ्री करते हैं हम बाय मोबिलाइजेशन, बाय कोल्ड पैक्स, हॉट पैक्स, आईएफटी, फिजियोथेरेपी, जैसे भी। सेकंड चीज है जॉइंट को मूव करना, कंट्रोल्ड मूवमेंट, जिसको रिहैबिलिटेशन कहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बिगनिंग में कहा कि अब जब भी हम उठते हैं बैठते हैं एक कड़क का साउंड आता है, तो कभी कभी लगता है पता नहीं कुछ हिल गया कि क्या, ये क्यों आता है सो साउंड वैसे? साउंड फ्रॉम जॉइंट्स इज वेरी नॉर्मल। अगर उसमें दर्द नहीं है तो कोई डरने की चीज नहीं है। ओके। इट बहुत सारे वजह हो सकते हैं। सबसे पहले तो जॉइंट के अंदर फ्लूइड होता है, हर जॉइंट में थोड़ा सा फ्लूइड होता है फॉर ल्यूब्रिकेशन। कई बार उसमें एयर बबल होते हैं जो निकलते हैं, कई बार टेंडन स्नैप करता है, थिंग्स लाइक दैट। अगर पेन फ्री है तो कोई डरने की बात नहीं है उसमें, ओके, सो ये नॉर्मल दे आर नॉर्मल कंप्लीटली। अच्छा, अब जैसे हम बैठते हैं तो जैसे आप क्रॉस लेगेड बैठे हो, मैं नॉर्मल बैठी हूँ, कुछ लोग ज़मीन पे जैसे क्रॉस, तो इसमें भी कुछ पोस्चर्स होते हैं जो नी पेन एग्रेवेट कर सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं? डेफिनेटली डेफिनेटली। तो जैसे आप बैठे हैं थोड़ी सी टांगे सीधे करके, आइडियली दिस इज द करेक्ट वे ऑफ सिटिंग। ओके। आप अपने घुटनों को बहुत ज़्यादा ना मोड़े तो बेटर है, स्पेशली बियॉन्ड 90 डिग्रीज वाइल यूर सिटिंग। ओके। एक चीज़ जो ब्रॉडली याद रखनी चाहिए वो ये है कि चेंज योर पोस्चर एवरी 30-35 मिनट्स। अगर आप क्रॉस लेगेड बैठे हैं, टांगे सीधी कर लें। अगर आप सीधी टांगों के साथ बैठे हैं, टांगे मोड़ लें, एंड टेक ब्रेक्स, अपने पोस्चर को ब्रेक करिए। तो दैट इज ब्रॉडली जो चीज़ याद रखनी चाहिए। अनदर थिंग, अगर जॉइंट्स पेनफुल हैं तो 90 डिग्री के बियॉन्ड बेंडिंग अवॉइड करनी चाहिए। तो 90 डिग्री वाले पोस्चर जैसे क्रॉस लेगेड नहीं हाँ बैठना, हाँ, तो बेसिकली थोड़ा सीधे करके बैठना है। इंडियन चौकड़ी मार टॉयलेट के यूज नहीं नीचे नहीं करना, बैठना। चौकड़ी नहीं करनी, सीढ़ियाँ बहुत ज्यादा चढ़नी उतरनी नहीं। गॉट इट। और क्या ये नी पेन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं या जॉइंट प्रॉब्लम्स होती है विमेन में ज़्यादा होती हैं? डेफिनेटली वुमेन, जो फीमेल बॉडी है वो डिजाइंड ऐसी है कि वुमेन थोड़े से डिसएडवांटेज पे हैं बायोमैकेनिकली, ओके। क्योंकि उनके पेल्विस थोड़े से ब्रॉड होते हैं फॉर चाइल्ड बर्थ। तो उनका वेट एक तरह से पड़ता है उनके नीज पे, जिसकी वजह से नीज थोड़ी जल्दी घिसते हैं। सेकेंडली, ईस्ट्रोजन की जब खत्म होता है पोस्ट मीनोपॉज, तब भी कार्टिलेज की हेल्थ थोड़ी सी डिटेरियोरेट जल्दी होने लगती है। तो वुमेन थोड़े से हायर रिस्क पे डेफिनेटली होती हैं जॉइंट इश्यूज के लिए। तो अभी आपने वो बोला कि लोग बहुत कहते हैं कि हमने 10,000 स्टेप्स चले, हम ना आज का कोटा हमारा हो गया। ये 10,000 स्टेप्स का कॉन्सेप्ट कैसे आया? आई वांट टू नो दैट, और क्यों ये 10,000 स्टेप्स है? सो 10,000 स्टेप्स इज एक्चुअली एक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है जो एक जापानीज कंपनी ने यूज किया था, हाँ। और वहां से ये चला जा रहा है, चले जा रहा है। पीपल यूज 10,000 स्टेप्स लैंडमार्क की तरह कि इतना कर लिया तो हो गया हमारा। इट इज गुड बिकॉज लोग इससे मोटिवेट होते हैं चलने के लिए। बट साइंटिफिकली फ्रॉम अ डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव, एक तो वॉकिंग इज नॉट ग्रेट पर से, क्योंकि लोगों को लगता है हमने 10,000 स्टेप चल लिया, अब हम वर्कआउट नहीं करेंगे। पर लोडिंग तो हुई नहीं, तो मसल स्ट्रेंथ, बोन स्ट्रेंथ पे कोई काम नहीं हुआ। सेकंड, 6 से 8 हज़ार स्टेप्स पे जो बेनिफिट्स होते हैं दे आर इनफ। 10,000 स्टेप्स से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऐड नहीं होते। तो टारगेट, मैं जो अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ, टारगेट इज 6 to 8,000 स्टेप्स, बट एड सम ब्रिस्क वॉकिंग, थोड़ा सा हॉपिंग, जंपिंग, स्किपिंग, समथिंग टू योर रूटीन। तो यू सेड वन मोर थिंग दैट जब किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, आप यू रेकमेंड फिजियोथेरेपी डिपेंडिंग ऑन क्या उनका कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। सो ये फिजियोथेरेपी कितनी ऑफन लेनी चाहिए? बिकॉज मतलब आई नो मेरी मॉम फिजियोथेरेपी रेकमेंड, वो 10 दिन भी ले रही है, उसके बाद वो 15 दिन भी कर रही है, फिर वो कह रही है आज मन कर रहा है तो कर, मतलब देर इज नो, पता ही नहीं कब रोकनी है। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसीलिए तो एट स्टेप अप जॉइंट्स वी आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट दिस। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जब मेडिकल कंसल्ट करें तो हम आपको सही गाइडेंस दें फॉर फिजियोथेरेपी। करना क्या है, कितना करना है, कब करना है। इसको एक ब्रॉडर टर्म में अगर हम समझे तो उसको रिहैबिलिटेशन बोलेंगे। रिहैबिलिटेशन का मतलब ये है कि हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको आपकी पुरानी लाइफ में वापस कैसे डालें। दैट इज द टारगेट। ये टारगेट, अगर आप मेरे पास जॉइंट पेन लेके आ रहे हो तो मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको कैसे ठीक करके आपकी पुरानी लाइफ में वापस डालूं। तो उसके पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है पेन कंट्रोल। अगर आप दर्द के साथ आए हो तो सबसे पहले मुझे पेन कंट्रोल करना है। वो भी फिजियोथेरेपी का पार्ट है। उसमें थोड़ी सी मशीन्स लगती हैं, कई बार आइस पैक होता है, हॉट पैक होता है। सेकेंड पार्ट है मोबिलिटी। दर्द को कंट्रोल करते हुए जॉइंट को मूव कैसे करना है, यूज कैसे करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि लोग पेन के बाद जॉइंट यूज नहीं करते, सर्जरी के बाद चलना बंद कर देते हैं। इनफैक्ट आजकल हम हर सर्जरी में कोशिश करते हैं कि हम आपको सेम डे चलाएं। नी रिप्लेस कर रहे हैं तो आपको सेम डे चलाएं। वी वांट यू टू मूव। तीसरी चीज है कि आप चल लिए, अब आप मूव हो गए, पेन कम हो गई। अब आप पहले जो काम कर रहे थे वो कैसे आप करोगे। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को उठाना। फॉर एग्जाम्पल, कुत्ता पीछे पड़ गया तो भागना। आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल्स। तो ये भी रिहैबिलिटेशन का पार्ट है कि हम आपको ट्रेन करें, कॉन्फिडेंस दें, एप्रीहेंशन रिमूव करें। तो नॉर्मली फिजियोथेरेपी प्रोग्रेस करती है डिपेंडिंग ऑन विच पार्ट यू आर इन।
ओके। और क्या फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज मतलब दोनों बहुत अलग चीजें हो जाती हैं? क्या मतलब कैन आई अवॉइड वन एंड डू वन? मेरा क्वेश्चन ये है उस हिसाब से। नॉट एट ऑल, आई थिंक नॉट एट ऑल। बेसिकली ये एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है। जो मैं रिहैबिलिटेशन टर्म यूज कर रहा हूँ वो एक, उसमें फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज दोनों साथ साथ चल रही हैं। तो इट इज़ अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम। ऐसा नहीं है कि आप मशीन लगा लोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज कर लोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, दोनों हैंड इन हैंड ही चलेंगे। एंड तीसरी चीज आपका न्यूट्रिशन, वो साथ में चलना डेफिनेटली चाहिए। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकवरी बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ऐसा क्या खाना है, मतलब व्हाट डू वी ईट जिससे जैसे आप कोई कहता है डायबिटीज कम करनी है तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो काफी उसमें टर्म्स है, बट फॉर बॉडी जॉइंट्स क्या खाओ आप? तो बेसिकली सबसे पहले इसमें एक कॉन्वर्जेशन जो हर बार होती है कि विटामिन डी के लिए क्या खाएं। हाँ। तो विटामिन डी इज अ डिफिकल्ट हार्मोन, मुश्किल हार्मोन है खाने से मिलना, बिकॉज वो मेनली सनलाइट से हमारी स्किन में बनता है। तो इट इज़ अ डिफिकल्ट हार्मोन खाने से मिलने के लिए। पर कुछ फूड आइटम्स हैं जो विटामिन डी रिच होते हैं, स्पेशली अगर फैटी फिशेज, नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स, एग योक इज़ अ ग्रेट सोर्स। वेजिटेरियन में आलमंड्स, रागी, सेसमे सीड, टोफू और गुड आइटम्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर गुड आइटम्स फॉर विटामिन डी। सिमिलरली कैल्शियम के लिए तो हम मिल्क प्रिडोमिनेंट बेल्ट है, नॉर्थ इंडियन बेल्ट है, तो हमें डेफिनेटली मिल्क से सिग्निफिकेंट कैल्शियम मिलता है। कर्ड, पनीर आर सोर्सेज ऑफ कैल्शियम फॉर अस। बोन एंड जॉइंट्स, तो जॉइंट्स के लिए हमें चाहिए एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें। तो हल्दी वाला दूध इज़ ग्रेट, करक्यूमिन आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है हमारी फील्ड में एज एन एंटीऑक्सीडेंट। तो ऐसी चीज़ें जो इन्फ्लेमेशन कम करें वो बहुत अच्छी हैं फॉर ओवरऑल जॉइंट हेल्थ। पर ना भारतीयों में विटामिन डी है, ना उनमें B12 है ढंग से, ना बिल्कुल, कैल्शियम, सबकी बिल्कुल, तो कमी है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो और प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी प्रोटीन, एग्जैक्टली है। प्रोटीन की प्रोटीन की बहुत बहुत कमी ज़्यादा है। कमी है। तो दे आर ओनली, मतलब फिर सप्लीमेंट इज द ओनली आंसर? आई थिंक डाइटरी मॉडिफिकेशन इज़ अ बिग आंसर। न्यूट्रिशन में सबसे बड़ा रोल डाइट का है मोर देन सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंटेशन आपको सपोर्ट कर सकता है, पर मेन बेडरॉक आपकी पूरी सिस्टम का इज़ आप खा क्या रहे हो। तो जैसे प्रोटीन के लिए मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि देर एक ना एक विजिबल सोर्स होना चाहिए आपकी प्लेट पे ऑलमोस्ट हर मील में। तो इंडियंस में दाल, दही, पनीर हो गया, अंडा भुर्जी आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। तो आप अगर हर हर मील में कोशिश करेंगे कि एक ना एक विजिबल सोर्स है, दैट विल ओवरऑल इंश्योर कि आपके शरीर में थोड़ा प्रोटीन जा रहा है। एक मेरे को आप वेरेबल पहन रहे हो तो मेरे को उसको देख के याद है कि वेरेबल्स का क्या रोल है, मतलब फिटबिट है, देन यू नो गैबिट रिंग इज नाउ इन। या दिस इज अ एक वूप, आई एम हाँ, यूजिंग अ दिस वूप, वूप, या ऑब्वियसली विराट या कोहली ने वूप को बहुत बिल्कुल फेमस बिल्कुल कर दिया बिल्कुल है। बिल्कुल। तो ये इनका क्या रोल है? इज इट, मुझे तो आई वोर, अभी टेम्पल आ रहा हाँ मतलब मैंने तो फिटबिट एक दिन पहना, उसके बाद मैंने हटा दिया था है। दूसरे दिन ही। अच्छा, ये तो मैं नहीं पहनने वाली चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, बट आई वॉज एन अर्ली यूजर ऑफ फिटबिट। एक मेरा दोस्त था अमेरिका में जिसने मुझे बहुत पहले फिटबिट भेजी थी, सो राइट। तब से मैं वेरेबल्स टेस्ट कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। जनरली आई सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन वेरेबल्स। आई यूज टू वेरिएबल्स। मुझे लगता है वेरिएबल्स का सबसे ज्यादा फायदा ये है कि आपको एक मॉनिटर मिल जाता है, आप चीजें देख सकते हो, समझ सकते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। उसके आगे क्या वेरिएबल मुझे ये बता देगा कि मेरा वेट लॉस हो रहा है, या वेट लॉस करा देगा, या मसल बिल्ड करा देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको वो डेटा समझ के अपने आप को मॉनिटर करना है कि क्या मैं इनफ एक्टिविटी कर रहा हूँ, क्या मैं इनफ स्लीप कर रहा हूँ, क्या मेरी बॉडी इनफ रिकवर कर रही है, नहीं कर रही है तो मैं कैसे एक्ट करूँ, अगर कर रही है तो मैं कैसे एक्ट करूँ। एथलीट्स फॉर एग्जाम्पल इसको यूज़ करते हैं। अगर आपकी बॉडी वेल रिकवर्ड है ऑन अ डे ऑफ मैच, तो उस दिन यूजुअली आप कोशिश करते हो कि आप ऑल इन जाओ, पूरी तरह अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा आप यूज़ करो। पर अगर आपकी रिकवरी अच्छी नहीं है, आपका वेरिएबल दिखा रहा है कि आपकी स्लीप इतनी अच्छी नहीं थी, आपका वेरिएबल दिखा रहा है कि आप कल आपने ऐसा कुछ किया कि आपका हार्ट रेट बहुत स्टेबल नहीं है, तो आप उस दिन रेस्ट डे बनाते हो अपना। सो आप उसको एज अ मॉनिटर यूज करते हो, एज अ ट्रैकर यूज करते हो, नॉट एज समथिंग जो आपको बिल्कुल गेम चेंज कर देगा या बिल्कुल वेट लॉस करा नहीं, पर देगा। मुझे तो लगता है कि कुछ लोग तो ऐसे देखते हैं, ओहो आज हार्ट इतना नहीं हुआ, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, मैं डॉक्टर को दिखा देता नहीं, हूँ। वो इट इज आई थिंक इट्स पैनिक क्रिएटिंग पैनिक। नहीं होना चाहिए। बट इट इजंट इज इट जस्ट, लीडिंग टू दैट, मतलब मैं, इट थोड़ा बहुत, यस आई एग्री, इट इज लीडिंग टू दैट। पीपल आर लोग ऑब्सेस करते हैं ओवर नंबर्स, जबकि एज डॉक्टर्स एंड एज पीपल जो मैं रेगुलरली आई ट्रीट पेशेंट्स हु आर यूजिंग वेरिएबल्स, ट्रेंड मैटर करता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप कैसा चल रहा है, रादर देन उस दिन मेरा कम था, इस दिन मेरा ज़्यादा था। क्या आप कंसिस्टेंटली एक लेवल में हो, क्या कंसिस्टेंटली आपकी बॉडी रिकवर्ड है, क्या कंसिस्टेंटली आप 10,000 स्टेप्स मेंटेन कर रहे हो, क्या कंसिस्टेंटली आप वर्कआउट कर रहे हो 2-3 बारी, वो ज़्यादा मैटर करता है, रादर देन मैंने इस हफ्ते 2 दिन वर्कआउट नहीं किया, या इस दिन मैंने वर्कआउट नहीं किया इसलिए मेरा वेट बढ़ गया 2 kgs, मोर देन दैट।
तो यू रिकमेंड पीपल शुड वेयर 100% यू गेट वेयरेबल। टू, आपको अपनी बॉडी के बारे में ज्यादा पता लगता है, इट इज ऑलवेज गुड। एंड आई थिंक अगर आप पैरानॉइड नहीं हो रहे उसको देख के, तो इट इज मोटिवेटिंग इन अ वे कि मुझे 10,000 स्टेप्स करने हैं, मुझे जो भी 6-7,000 स्टेप्स करने हैं, तो आप एक ट्रैक रख सकते हो कि आज मैं कम चलाऊं तो रात को एक्स्ट्रा चल सकता तो अब हम इतनी जैसे नी पेन और फुट पेन, एंकल पेन्स की बात करें, तो फुटवेयर का क्या रोल है? बिकॉज आई डोंट थिंक हम जब खरीदने जाते हैं हम ये सोचते हैं वी सी व्हाट इज नाइस एंड लुक्स गुड ऑन अस। सो व्हाट, हाउ डू यू, मतलब है। women definitely do हाँ that. आई एम श्योर, Yeah. ये अब तो मेन भी है, आई थिंक लेट्स थोड़ा भी। तो उस फुटवेयर का क्या रोल है आपकी इन पेन्स को एग्रेवेट करने में? नहीं, बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। एंड इसके लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये पूरा एक सिस्टम है, दिस इज़ अ बायोमैकेनिकल सिस्टम, और इसमें चेन रिएक्शन होता है। आपके पैर पे जो हो रहा है उसका असर आपकी नी पे भी आएगा, और जो आपके पैर पे जो हो रहा है उसका असर आपकी बैक पे भी आएगा, बिकॉज ये सब कनेक्टेड है, अलग नहीं है। आप जितनी बार चलते हो, लोड आपके पैर से आपकी नी पे आता है, आपकी नी से आपकी हिप पे जाता है, फिर आपके बैक में जाता है। तो फुटवेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्पेशली जो एक चीज़ और मैंने रियलाइज़ करी है, बहुत सारे लोग फ्लैट फुटर्स होते हैं, मतलब कि उनका मीडियल आर्च जो पैर के अंदर की तरफ आर्च होता है वो कोलैप्स्ड होता है, उनको पता नहीं होता, तो वो नॉर्मल जूते पहनते रहते हैं, इवेंचुअली दे डेवलप नी पेन। तो ऐसे लोगों के लिए स्पेशली सही जूता होना, सही फुटवेयर पहनना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो उनके नी पेन्स जल्दी शुरू होते हैं, बैक पेन्स जल्दी शुरू होते हैं। इसलिए फुटवेयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एज इंडियंस हम सबसे वर्स्ट फुटवेयर क्या पसंद करते हैं जो हम इतना खरीदते हैं पर इट्स द वर्स्ट फॉर अस? आई थिंक घर की चप्पल वो सबसे वर्स्ट फुटवेयर है, क्योंकि बिल्कुल फ्लैट है, और हाँ। सोल में कुछ देयर इज जस्ट अ हार्ड रबर सोल। तो घर की चप्पल मुझे लगता है काफी खराब फुटवेयर है। सेकंड इज जो लेडीज फुटवेयर, स्पेशली नैरो टोड। अब मेन आल्सो वेयर मोकासिन्स व्हिच आर नैरो टोड। तो नैरो टो बॉक्स वाले फुटवेयर आर नॉट गुड। यूजुअली पीपल टेंड टू डेवलप टो इश्यूज, स्पेशली लेडीज में बड़े अंगूठे की साइड में एक बनियन शुरू हो जाता है, छोटी उंगली की साइड में एक बनियन शुरू हो जाता है, बिकॉज लेडीज के नॉर्मली फुटवेयर थोड़े नैरो टो बॉक्स वाले तो होते कैसी चप्पल ले, मतलब इतना चप्पल को मैंने तो कभी सोचा ही नहीं, आए तो जस्ट गो एंड जो अच्छी हैं। लगे नहीं, फिर हम ले डेफिनेटली। लेते हैं। सो मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज जो आप जब जब भी फुटवेयर लेते हैं, वो होना चाहिए हील स्टेबिलिटी। आपका हील कितना डीप सिट कर रहा है और हील कितना स्टेबल है, क्योंकि अगर हील अनस्टेबल होगा तो बैलेंस विल ऑलवेज बी एन इशू। तो लोगों को एंकल स्प्रेन हो जाता है, एंकल मुड़ जाती है, विद एज वैसे ही बैलेंस का थोड़ा इशू होने लगता है। तो हील स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा हील डीप होना चाहिए। सेकंड इज मिडल आर्च सपोर्ट, अंदर की तरफ एक आर्च सपोर्ट होनी चाहिए, जो नॉर्मली स्पोर्ट शूज में होती है। थर्ड इज कि टो बॉक्स थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, आगे थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, ताकि आपके सारे टोज को एडिक्वेट स्पेस मिले। फोर्थ इज सोल शुड बी सॉफ्ट। तो अब आप नोटिस करोगे तो मोस्टली स्पोर्ट शूज के डिजाइन में सब कुछ होता है। तो एक अच्छा स्पोर्ट शूज है, उस डिजाइन के ही जूते अगर पहने रेगुलरली, तो वो अच्छा रहता है इन द लॉन्गर। तो आई थिंक फिर पार्टी वेयर्स तो हम कुछ नहीं पहन देखिए, सकते हैं अब आजकल। ओकेजनल वेयर बिल्कुल ठीक है, बट रेगुलरली तो आप अपने लाइक पैर जैसे पे। फॉर्मल शूज होते हैं उसमें क्या देखें, मतलब तो फॉर्मल शूज भी जो स्पेशली हील स्टेबिलिटी राइट। मिडल आर्च मिल सकती है आपको, नैरो टो बॉक्स एक प्रॉब्लम है उसमें, बट जितना आप ऑप्टिमाइज कर पाओ। ऑल्सो आई फील ओकेजनल वेयर इज ओके, जो भी आप पहनना चाहें ओकेजनली। प्रॉब्लम ये है कि 10,000 स्टेप जब आप चलते हो सेम फुटवेयर के साथ, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि 10,000 बार आप उसको लोड कर रहे हो हर दिन, तो वो फोर्स 10,000 बार आपकी नी पे जा रहा है, फिर आपके बैक पे जा रहा है। सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। आप रेगुलरली क्या पहन रहे हो। एंड जैसे मैंने आपको कहा अबाउट द चप्पल, मतलब नाउ व्हेन वी बाय अ चप्पल तो हम यूजुअली, लेट्स से मैं जब बाय करती हूँ तो मैं बस देखती हूँ कि थोड़ी सी सोल सॉफ्ट हो, ताकि बिकॉज घर में मुझे वही पहनना है, सो आई शुड बी कंफर्टेबल। बट यही इसका एक क्राइटेरिया है या उसमें भी कुछ दो तीन चीजें आई देखनी थिंक चाहिए? मीडियल आर्च एक चीज़ है जो देखनी चाहिए। आजकल बहुत सारी चप्पलें आती हैं जिनमें मिडिल आर्च होता है, क्योंकि घर की चप्पल एक ऐसा फुटवेयर है जो आप बहुत ज़्यादा पहनते ट्रू। हो। तो आपको वो फुटवेयर में कोशिश करना चाहिए। अगर आप फ्लैट फुटर हैं तो डेफिनेटली मिडिल आर्च वाला ही घर का चप्पल पहनना चाहिए। अगर आप फ्लैट फुटर नहीं है तो भी आपको कोई ऐसी चप्पल पहननी चाहिए, वन जो सॉफ्ट हो। सेकंड, अगर मिडिल आर्च हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो सॉफ्ट इज ऑल्सो गुड इनफ। ओके। अच्छा, एक और शू है जो बहुत फेमस है विच इज क्रॉक्स। मतलब बच्चे भी माँ बाप फोर्स करते चलो क्रॉक्स लेके देते हैं बच्चे को, इज इट अ गुड फुटवेयर? तो लॉन्ग टर्म वेयर बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि ना उसमें बहुत ज़्यादा मिडल आर्च सपोर्ट है, ना क्रॉक्स बहुत ज़्यादा डीप हील बनाता है, जिसकी वजह से आपके टोज यूजुअली चप्पल को ग्रिप करते हैं। ऑल्दो टो बॉक्स बहुत वाइड है, ऊपर होल्स होते हैं, इसकी वजह से ब्रीदेबल और एयरी रहता है, प्लस आजकल फैशनेबल भी है काफ़ी। तो इट इज़ डेफिनेटली ओके टू वेयर इट ओकेजनली, बट हाँ, लॉन्ग टर्म वेयर भागा दौड़ी के लिए, खेलने के लिए, कोई स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा नहीं।
जैसे आपने कहा कि ये सब रिलेटेड होता है, तो बैक प्रॉब्लम्स क्या आपके बिकॉज ऑफ शूज से भी क्रिएट होती हैं? डेफिनेटली। तो बहुत बार जब मैं पेशेंट्स के शूज चेंज कराता हूँ, उनकी 3-4 हफ्ते में बैक पेन कम हो जाती ओह है। रियली? एंड इट कैन हैपन स्पेशली वो लोग जिनके पैर नॉर्मल नहीं है, स्पेशली दोनों पैर अब दोनों पैर इक्वल नहीं है। कई बार एक पैर बड़ा एक पैर छोटा होता है, कई बार एक फ्लैट होता है एक नॉर्मल होता है। सो इट कैन वेरी। उन लोगों में जब आप फुटवेयर चेंज कराते हो या फिर उनका फुट स्कैन करा के स्पेसिफिक फुटवेयर देते हो, देयर नी पेन और देयर बैक पेन कैन इम्प्रूव। एंड नाउ एज यू सेड कि 30s का एज ग्रुप, 30 to 40 का एज ग्रुप बहुत ज़्यादा बढ़ गया आपके पास। व्हाट ऑप्शन डू दे हैव, बिकॉज दे आर ऑल वर्किंग? वो जाते हैं ऑफिस, बैठते हैं अपनी चेयर पे जो दी हुई है, लैपटॉप पे होते हैं, और ऑब्वियसली ब्रेक के लिए उठते होंगे, बट दैट्स देयर पोस्चर फॉर 7-8 आवर्स। या तो वो क्या करें, मतलब क्या ऑप्शन है? आई थिंक ये 8 से 10 घंटे बैठने वाली पॉपुलेशन जो हम सभी ऑलमोस्ट बन गए हैं अब, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है बिकॉज वो धीरे धीरे एक एक करके और प्रॉब्लम्स लाते जाता है। आपकी मसल्स वीक होती हैं, आपकी बोन इम्पैक्ट नहीं हो रही, बोन को कोई स्टिमुलस नहीं मिल रहा, बोन कमज़ोर होती है, डाइट पुअर होती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें ऐड करती हैं ना पुअर लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से जॉइंट पेन, मसल पेन, फ्रैक्चर्स, बोन पेन, ये सब कुछ कॉमन हो गए हैं। सोल्यूशन क्या है? तो इट इज़ थोड़ा होलिस्टिक है। मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि आप एक चीज़ चेंज कर देंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा होलिस्टिक है। डेफिनेटली 2 से 3 बार हफ्ते में कुछ ना कुछ तरीके का वर्कआउट या स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। डाइट में प्रोटीन होना, विटामिन डी होना बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम होना बहुत ज़रूरी है, एडिक्वेट रिकवरी स्लीप बहुत ज़रूरी है। ये सब कुछ एक साथ चलेगा तभी बोन जॉइंट मसल हेल्थ कैन स्टे वेल। बट कैन दे डू, क्या वो कुछ ऐसा कर सकते हैं ड्यूरिंग देयर वर्कआउट्स? कुछ ऐसा हो सकता है जो थोड़ा बहुत उनको रिलीफ देता रहे? आई थिंक अगेन वही, सबसे पहले तो बीच बीच में एवरी 40 to 45 मिनट पोस्चर चेंज। ओके। अगर आप टांगे फोल्ड करके बैठे हो, टांगे सीधी कर ली, टांगे सीधी करके बैठे हो, फोल्ड कर ली, यू गेट अप फ्रॉम योर चेयर, यू स्ट्रेच वंस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्कैपुलर रिट्रैक्शन, दोनों शोल्डर्स पीछे पुश करना, कैन बी एन गुड एक्सरसाइज बीच बीच में करना। और डेफिनेटली कभी ना कभी दिन में एक ना एक वर्कआउट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब हम घर आते हैं तो हमारी क्या मैट्रेसेस एंड पिलोज भी कैन लीड टू सम काइंड ऑफ बैक प्रॉब्लम? सो मैं बार बार स्लीप की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो अकॉर्डिंग टू डेटा साइंस दैट यू स्लीप 1/3 ऑफ योर लाइफ टाइम। तो राइट। 1/3 ऑफ योर लाइफ टाइम यू स्पेंड, आप अपने बिस्तर में स्पेंड करते हो, तो आपकी मैट्रेस, आपका पिल्लो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक तरीके से जो हम फिजियोथेरेपी की बात कर रहे थे, इट इज़ रिहैबिलिटेशन ही है ये, कि आप कितना अच्छा सो रहे हैं, आपकी बॉडी कितना अच्छा रिकवर कर रही है, जिसमें मैट्रेस और पिल्लो का बहुत ज़्यादा रोल है। नॉर्मली लोगों की मैट्रेस सॉफ्ट होती है, जिसमें आपकी बॉडी सिंक कर जाती है। द प्राइमरी टारगेट ऑफ अ मैट्रेस इज कि आपकी स्पाइन न्यूट्रल रहे, स्टेबल रहे, स्पाइन सिंक ना करे, और पूरे टाइम आपकी मसल्स काम ना करें रात को, जिसकी वजह से आप सुबह स्टिफ उठते हो। तो मेमोरी फोम आजकल कहते हैं, थोड़ी सी हार्ड मैट्रेस या मेमोरी फोम मैट्रेस, ना बहुत ज़्यादा सिंक करे ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो, समवेयर इन द मिडल इज गुड। तो बेसिकली थोड़ा सा हार्ड मैट्रेस, डेफिनेटली, सॉफ्ट तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें आप सिंक करेंगे पूरे रात, आपकी मसल्स आपकी स्पाइन को कंट्रोल करने के लिए काम करते रहेंगे। तो जस्ट आस्किंग, मतलब ऑब्वियसली होटल्स में तो लोग ओकेजनली ही जाते हैं, पर जो होटल मैट्रेसेस होती हैं दे आर रियली फोमी, या बट स्प्रिंगी। या स्प्रिंगी, तो वो मैट्रेसेस घर पे चलती हैं क्या? नहीं, दे आर नॉट ग्रेट, क्योंकि अगेन उसमें बॉडी सिंक करती है आपकी। जब भी बॉडी सिंक करती है तो आपकी स्पाइन का पोस्चर मेंटेन करने के लिए आपकी मसल्स को ओवर ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से नॉर्मली होटल में सो के सुबह उठ के लोग बोलते हैं कि थोड़ा स्टिफ फील हुआ 20-25 मिनट, फिर थोड़ा हिले डुले तो ठीक हो गया। तो इट इज़ कॉमन। एंड पिलोज के लिए क्या वी हैव सो टू? सिमिलरली फॉर पिलोज, पिलो का काम मेनली ये है कि आपके नेक को, आपके हेड को आपके स्पाइन के लेवल पे मेंटेन करे। तो एक पिल्लो जो आपके शोल्डर लेवल पे आता हो, जो आपकी नेक को सेम लेवल पे मेंटेन करे, इज गुड। अगर आप स्ट्रेट स्लीपर है, बैक स्लीपर है, तो एक सर्वाइकल कर्व वाला पिल्लो आता है, दैट इज ऑल्सो गुड, क्योंकि वो आपकी नेक को स्टेबल कर देता है। अगर आप साइड स्लीपर हैं तो मेमोरी फोम का एक पिल्लो, 4-4.5 इंच का पिल्लो इज गुड, विच आपके शोल्डर लेवल पे रहता है वो। तो पिल्लो इज गुड। बहुत ज़्यादा ऊंचा पिल्लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आपकी नेक ऐसे आगे की तरफ रहती है। बहुत ज़्यादा पतला पिल्लो नहीं होना चाहिए, नहीं नेक पीछे गिरे रहती है। बट व्हाई पीपल से कि बिना पिलो के सोना इज द बेस्ट? बिना पिल्लो के सोना इज गुड, बिकॉज आप ऑलमोस्ट सेम लेवल पे रहते हो, लेकिन जैसे ही आपका नेक कंट्रोल पुअर होता है, आपका नेक पीछे गिर जाता है। तो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली जब लोग एज करते हैं, उनको नेक पेन स्टार्ट हो जाती है।
अब अभी आपने सर्वाइकल बोला, तो सर्वाइकल, sciatica पेन्स, ये सब का क्या रूट कॉज होता है, मतलब तो अ, सर्वाइकल या शियाटिका दोनों में जो मेन प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एक तो होता है मस्कुलर कॉज, एक होता है डिजेनरेटिव कॉज की एज के साथ हो रहा है। जो मेन प्रॉब्लमेटिक चीज जिसके जब हमारे कान खड़े होते हैं इस जब नस दब जाती है। तो शियाटिका इज बेसिकली थोड़ा सा नस का दबना। अब वो कितना इंटेंस है वो डिपेंड करता है, बट बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि हल्की सी डिस्क ने नस को दबाया या उसके आसपास सूजन कॉज करी। नॉर्मली वो एक्सरसाइज दवाई से इम्प्रूव कर जाता है। अगर नस इतनी दब गई है कि पैर में ताकत कम हो गई है, पेशाब लैट्रिन में दिक्कत आ रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, देन यूजुअली ज़्यादा इंटेंसिव चीज़ें करनी पड़ती हैं। सिमिलरली सर्वाइकल में भी रेड फ्लैग तब होता है जब आपकी नस दब गई है, हाथ में झंझनाहट आ रही है, हाथ सुन हो गया है। नॉर्मली जो मस्कुलर या एजिंग के साथ सर्वाइकल सोरनेस, लो बैक पेन होती है, दे यूजुअली गेट बेटर विद एक्सरसाइज, सप्लीमेंटेशन, सही डायग्नोसिस करके इम्प्रूव करते हैं। तो फिर ये फ्रोजन शोल्डर इज अ पार्ट ऑफ दिस, या वो कुछ अलग है? फ्रोजन शोल्डर बेसिकली कंधे की सूजन है जो थोड़ी निग्लेक्ट करी गई है, ओके। वो इवेंचुअली टर्न आउट करती है इनटू फ्रोजन शोल्डर। तो कंधा बहुत ही मोबाइल जॉइंट है, अगर आप नोटिस करें तो आपका कंधा जितना मूव कर सकता है उतना कोई और जॉइंट मूव नहीं कर सकता। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मोबाइल जॉइंट्स ऑफ योर बॉडी, और इसीलिए उसको स्टेबल करने के लिए बहुत सारा सॉफ्ट टिश्यू मांसपेशी है उसके आसपास। अगर कंधे में कभी इंजरी हो जाए, मान लीजिए कोई भारी सामान उठा लिया, कोई झटका लग गया, या कोई सडनली स्पोर्ट्स खेल लिया आपने, या आपको डायबिटीज़ है, या आप हाइपोथायराइड के पेशेंट ऑलरेडी हैं, दवाई पे हैं, ये चीज़ें रिस्क बढ़ाती हैं ऑफ हैविंग अ फ्रोजन शोल्डर। तो कंधे में अगर इंजरी हुई या आप हाई रिस्क हैं, सूजन शुरू हो गई, आपने उसको निगलेक्ट किया। निगलेक्ट कैसे किया कि आपको हाथ पूरा ऊपर उठाने में दर्द हो रही थी, तो आपने हाथ उठाना बंद कर दिया। एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे आप जब हाथ उठा रहे हो तो आपको दर्द होने लगती है। रात को कई बार सोते हुए दर्द होती है कंधे में, जिससे नींद खुल जाती है। वो सबसे डिबिलिटेटिंग सिम्टम होता है फ्रोजन शोल्डर का। इम्प्रूवमेंट जस्ट एक्सरसाइज शुरू करते ही पेशेंट्स को आने लग जाती है। तो रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करना कि आप डायबिटिक तो नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स को पहली बार फ्रोजन शोल्डर जब होता है, हमारे पास आते हैं तो पता लगता है वो डायबिटिक हो गए हैं। सो रिस्क फैक्टर रूल आउट करना और मूवमेंट मेंटेन करना, ये दोनों आंसर्स हैं फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ फ्रोजन शोल्डर। द प्रॉब्लम ऑफ फ्रोजन शोल्डर इज कि वो 18 से 24 महीने तक चल सकता है। ओह। धीरे धीरे थोड़ा बहुत आता जाता रहता है, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम ऑफ दैट। सो जब अगर आपके पास फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, या आपको पता नहीं पर फिर भी देयर इज सम प्रॉब्लम, यू कैन लिफ्ट, स्टिल लिफ्ट वेट्स, या? पीपल कैन। तो फ्रोजन शोल्डर में होता क्या है कि आपकी, क्योंकि शोल्डर इतना मोबाइल जॉइंट है, सिर्फ एंड मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट होती है, तो लोग बहुत मूवमेंट कर पाते हैं विदाउट पेन, तो उनकी लाइफ चलते रहती है। इसलिए वो निग्लेक्ट करते रहते टिल द टाइम नाइट पेन स्टार्ट होती है कि नींद नहीं आ रही है, क्योंकि जैसी साइड लेते हैं दर्द हो जाती है, तब वो फाइनली डॉक्टर के पास आते हैं। सो इट इज पॉसिबल कि फ्रोजन शोल्डर के साथ भी लोग बहुत ज्यादा नॉर्मल लाइफ मेंटेन कर पा रहे हो, मतलब एंड करते जिम ही हैं। नॉर्मल, मतलब सब अपनी सब एक्सरसाइजेस कर कुछ रहे नहीं हैं? तो उनको पता लगने लग जाता है, बट वो कॉम्पनसेट्रिक मूवमेंट्स कहते हैं हम उसको। एंड आपने कहा 18 से 24 महीने, तो इतना टाइम क्यों लगता है हील होने में? फ्रोजन, क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी सूजन वाली कंडीशन है, और ऐसा जॉइंट है जिसको आप कंप्लीट रेस्ट दे नहीं सकते, कुछ ना कुछ मूवमेंट तो कुछ ना होगी। करते हो। तो इसलिए लंबा टाइम लगता है उस सूजन को पूरी तरह जाने में। अच्छा, एक और टर्म बहुत कॉमनली अब होती है और फेमस भी क्रिकेट और इनसे हुई, जस्ट टेनिस एल्बो, कि ऑब्वियसली नॉट दैट यू प्लेइंग टेनिस, बट वो एक नाम है उसका, टेनिस। व्हाट इज टेनिस एल्बो? सो टेनिस एल्बो बेसिकली आपकी जो हाथ की मांसपेशी है, वो एल्बो के पास एक जगह पे हड्डी के अंदर लगती है, जहाँ पे वो टेंडन बन जाती है। ओके। नॉर्मली उस टेंडन में छोटा टीयर जब हो जाता है, दैट दिस मूवमेंट, आपके रिस्ट की मूवमेंट्स पेनफुल हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। प्रॉब्लम ये है कि टेंडन में बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो एक बार टीयर जब हो जाता है उसको हील होने में बहुत टाइम लगता है। सो अगेन टेनिस एल्बो एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत लंबी चलती है, 6 से 9 महीने तक चल जाती है कई बार लोगों को। हो ज़्यादा क्यों हो रही है, दो तरह के रीजंस मेरे को लगते हैं। एक तो है डेफिनेटली कि ओवरऑल मसल हेल्थ इज़ नॉट ग्रेट, तो इसलिए इंजरी की टेंडेंसी ज़्यादा हो रही है। मसल हेल्थ क्यों ग्रेट नहीं है, अगेन डाइट, स्लीप, विटामिन डी डेफिशिएंसी। सेकंड की हमारी मूवमेंट्स ओवरऑल बढ़ गई हैं, फोन ग्रिपिंग, फोन स्वाइपिंग, जर्की मूवमेंट्स, वीकेंड वॉरियर्स, ये ज़्यादा रिस्ट मूवमेंट्स करते हैं, एंड इसलिए ओवरऑल टेनिस एल्बो हैज बिकम अ कॉमन प्रॉब्लम। तो जैसे यू सेड के इवन इफ आई हैव अ पेन, आई जस्ट लेट इट बी, आई सेड चलो ठीक हो जाएगा, और लेट, पता नहीं कुछ मैं गलत उठी होंगी एक साइड पे। व्हाट आर रेड फ्लैग्स? क्या होते हैं रेड फ्लैग्स के? यार ये एक बार ही दिखा दो डॉक्टर को, क्योंकि हमें वो रेड फ्लैग्स नहीं समझ आता, आई थिंक अभी। आई थिंक सबसे सिग्निफिकेंट रेड फ्लैग होना चाहिए अगर आपको सुबह उठ के शरीर में जकड़ापन हो रहा है, सुबह उठ के मॉर्निंग स्टिफनेस हो रही है, दैट इज अ रेड फ्लैग, और वो रेगुलरली रह रही है 25 से 30 मिनट या 30 मिनट से ज़्यादा।
दैट इज अ रेड फ्लैग कि आपको डेफिनेटली एक बार डॉक्टर से मिलना चाहिए रेगुलरली अगर रह रही है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे 5 दिन थी उसके बाद ठीक हो गई, दैट इज नॉट अ रेड फ्लैग। बट इफ इट इज देयर रेगुलरली कि 30-40 मिनट आपकी बॉडी थोड़ी टाइट रहती है जब तक आप नहाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, ओवरऑल बॉडी बिकम्स मोर वार्म और फ्लूइड, एक ये साइन है। नाइट पेन इज अनदर साइन। रात को दर्द हो रही है सोते हुए, रात को घुटने में दर्द होना, रात को कंधे में दर्द होना आर रेड फ्लैग्स, यू शुड डेफिनेटली सी अ डॉक्टर। तीसरा है कि आपको इंजरीज बार बार हो रही हैं, कि मेरे को पेन था, पिछले महीने भी 2 दिन पेन था, इस महीने भी 4-5 दिन पेन था, अगले महीने भी 4-5 दिन पेन है, तो आपको दिखाना चाहिए कि क्या हो रहा है। पांचवा है कि जॉइंट में सूजन आ गई है, घुटना सूज गया आपका, दैट इज अगेन रीजन कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पर ऐसा क्यों कहते हैं कि कोई भी जॉइंट पेन हो या जोड़ों का दर्द हो वो बढ़ता ही है, ठीक नहीं होता? इज इट अ मिथ और आई इज इट थिंक अ इट इज फैक्ट? कम्प्लीटली अमित, इट इज कम्प्लीटली अमित। अगर सही टाइम पे जॉइंट पेन एक डॉक्टर को या एक रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए, इट कैन बी मैनेज्ड वेरी वेरी वेल, एंड हम पेशेंट्स को उनकी रूटीन, लाइफ रूटीन, स्पोर्ट्स तक में वापस डाल सकते हैं। इट इज कॉल्ड रिटर्न टू स्पोर्ट्स। रिटर्न टू स्पोर्ट्स के आगे अब बात जा चुकी है, रिटर्न टू वर्क हो गया है कि हाउ मेनी डेज कैन आप एक हफ्ते में काम कर सकते हो विद इंजरी, विद अ पेनफुल जॉइंट। तो इट इज़ अ कम्प्लीटली अ मिथ कि एक बार नी पेन या कोई भी पेन शुरू हो गया तो जॉइंट कभी नॉर्मल नहीं होगा। अच्छा, एक और आई थिंक, आई डोंट नो मिथ फैक्ट आप बताना, कि आर्थराइटिस जैसे जिनको हो जाता है दे थिंक दैट इसके बाद अब सर्जरी है, दैट इज इनएविटेबल, ये ठीक नहीं हो सकता? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अर्थराइटिस एक तो दो तरीके का होता है, एक तो होता है इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस, जो गठिया रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं उसको, जिसमें हाथ के छोटे जोड़ इन्वॉल्व होते हैं, सुबह उठ के जकड़ापन बहुत होता है शरीर में। सेकंड होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो उम्र के साथ घुटने घिसने की दिक्कत होती है, जिसकी वजह से लोग नी रिप्लेसमेंट कराते हैं। जैसे हमारे बाल सफ़ेद होते हैं वैसे ही हमारे घुटने की कार्टिलेज ओवर टाइम धीरे धीरे वेयर आउट होती है। सो वो एक प्रॉब्लम है जो समय के साथ आती है जब आपकी एज बढ़ती है। बट घुटने आर्थराइटिस का मतलब सर्जरी बिल्कुल भी नहीं होता। इट सब कुछ डिपेंड करता है कि पेशेंट को प्रॉब्लम कितनी है। अगर आप अपने रोज़मर्रा के काम कर पा रहे हैं, आप वॉशरूम जा पा रहे हैं, अपना ध्यान रख पा रहे हैं, फॉल का रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है, पेन किलर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है आपको बहुत ज़्यादा हफ्ते में, तो दैट मीन्स दैट यू कैन मैनेज। अभी आप मैनेज कर सकते हो बिना सर्जरी के। सर्जरी इज़ यूजुअली द लास्ट ऑप्शन। So, if we spoke about supplements right now, what are the supplements? क्या ऐसे supplements हैं जो लोगों को लेनी चाहिए if they are facing from any kind of problems like this? आई थिंक विटामिन डी सबसे पहले। इंडिया ओवरऑल एक इंडेमिक कंट्री है फॉर विटामिन डी डेफिशिएंसी। हम सबका सनलाइट एक्सपोजर सिग्निफिकेंटली कम है, तो विटामिन डी इज़ अ गुड सप्लीमेंट। अगर जब भी आप किसी ऑर्थोपेडिशियन से मिलें तो नॉर्मली वो आपको विटामिन डी सप्लीमेंट कराएगा ही कराएगा। दैट इज़ अ गुड सप्लीमेंट। प्रोटीन शुड बी सप्लीमेंटेड डाइट से या फिर किसी सप्लीमेंट से। प्रोटीन इज़ डेफिनेटली अ गुड सप्लीमेंट। कोलैजन सप्लीमेंट्स जॉइंट्स के लिए लोग यूज़ करते हैं, स्किन और हेयर में भी हेल्प करता है वो। True. आजकल तो कोलैजन हम इज अ गुड। ब्यूटी के लिए ही सुना है उसको। एग्जैक्टली, बट जॉइंट्स के लिए भी कोलैजन बहुत हेल्पफुल है। आजकल अनडिनेचर्ड कोलैजन एक फॉर्म यूज हो रहा है विच इज़ वेरी गुड फॉर जॉइंट हेल्थ। बस लॉन्ग टर्म यूज करना पड़ता है, एंड ओवरऑल कितने लोगों को बेनिफिट होगा वो कहना मुश्किल है। सो बट इट इज़ अ गुड गुड सप्लीमेंट। एंड कुछ कभी कभी द डॉक्टर्स रेकमेंड इंजेक्शन, जैसे जॉइंट के इंजेक्शंस होते हैं, तो वो कब ज़रूरत पड़ती है? सो जैसे किसी को नी पेन है, हम उनको एक्सरसाइज करा रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, पर नी पेन इंप्रूव नहीं कर रहा, यूजुअली दैट इज़ एन इंडिकेशन फॉर अ जॉइंट इंजेक्शन। जॉइंट इंजेक्शन 2-3 तरीके के होते हैं। एक तो होता है रीजनरेटिव इंजेक्शन, जिसमें पीआरपी स्टेम सेल की बातें होती हैं कि आपकी जॉइंट में इंजरी है, आपका जॉइंट एज कर रहा है, तो हम उसको स्लो डाउन कर सकते हैं क्या। दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इंजेक्शन। एक है स्टेरॉयड का इंजेक्शन, जिसमें हम एक लोकल स्टेरॉयड 1 ml छोटा सा अमाउंट आपकी नी में डाल देते हैं या किसी भी जॉइंट में डाल देते हैं, तो ताकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कम हो जाए, वहाँ के सिम्टम्स आपके खत्म हो जाए। तीसरा है ग्रीस का इंजेक्शन, जो आपके जॉइंट को ल्यूब्रिकेट करता है। दैट इज़ फॉर पीपल जो उम्र दराज हो रहे हैं, जिनके नी में पेन शुरू हो गया है, पर अभी उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, दे थोड़े साल चल सकता है घुटना, उनको हम ल्यूब्रिकेशन का इंजेक्शन लगाते हैं, विच गिव्स देम अ कपल ऑफ ईयर्स ऑफ पेन फ्री मूवमेंट। तो क्योर नहीं है पर बाइंग टाइम है। It is buying time, mainly buying time. Regenerative injections are the only ones that have some benefit in longer term outcomes. बट उसके लिए उस टाइम पे वो यंगर पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल है। बेसिकली इट इज नॉट वेरी हेल्पफुल वंस यू आर एजिंग। और ऑयल मसाज कराने से कोई बेनिफिट होता है, कोई फर्क तो पड़ता है? ऑयल मसाज या हॉट फॉर्मेंटेशन, गर्म पानी का सेक, ये जो चीज़ें हैं ये लोकली ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती हैं, उससे ओवरऑल लोकल इन्फ्लेमेशन कम होती है, तो पेन परसेप्शन थोड़ी सी कम हो जाती है। सो इट इज़ गुड फॉर पेन रिलीफ, बट जो कॉज है, रूट कॉज, उसको सॉल्व नहीं अच्छा, करती। जो मार्केट में तेल आते हैं जैसे जो कहते हैं कि नी पेन गायब हो जाएगी और ये जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा, ये कितना, इससे क्या देखिए, कितना गायब होता है? गायब तो मुश्किल है कहना कितना होता है, बट इट डेफिनेटली लोकल रिलीफ के लिए वो एक तरीका है।
हम भी बहुत सारे तरह के मल्लम लिखते हैं, वॉलिनी मूव, आयोडेक्स, वी यूज अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट इट इज ओनली फॉर लोकल रिलीफ. इससे बीमारी ठीक नहीं हो सकती क्योंकि ये मैकेनिकल प्रॉब्लम है या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. Another big problem जो हमारी younger generation को है, which is obesity. So is this one of the reasons also जिसकी वजह से joints पे बहुत pressure पड़ रहा है and you're facing ऐसी problems? 100%, 100%. See, even 1 किलो वजन बढ़ना is 10 kgs load for your knee joint. अच्छा. तो इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम. ओबीज लोग जिनका BMI 40 के ऊपर होता है, 35 के ऊपर होता है, वो डेफिनेटली उनके घुटने जल्दी घिसते हैं, हमारे पास जल्दी आते ही आते हैं. उनके जॉइंट्स भी ओवरऑल कम लास्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द हायर लोड. एक और चीज़ जो अब पाई गई है कि ऐसा नहीं होता कि जोड़ बदलने से घुटने बदल दिए तो वेट कम हो जाएगा. इट इज़ नॉट रिलेटेड. वो इंसुलिन रेजिस्टेंस, ओबेसिटी इज़ अ प्रॉब्लम इन इटसेल्फ. तो डेफिनेटली ओबेसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली एडोलसेंट ओबेसिटी. यंग बच्चों में ओबेसिटी होना एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम तो है. हमारे यहाँ तो कहते हैं कि ये तो अच्छा गोलू मोलू होना चाहिए, अच्छा लग रहा है. आई माई सेल्फ हैव अ चाइल्ड जिसके बारे में लोग बच्चे कहते हैं वो इसको तो ऐसा होना. हेल्दी होना इज अ डिफरेंट थिंग, ओबेसिटी प्रमोट करना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. तो ओबेसिटी तो प्रॉबेबली बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है. तो ओबेसिटी से हमें बचना चाहिए. हेल्दी होना, अच्छा खाना खाना, मसल मास बिल्ड करना इज वेरी वेरी गुड. इनफैक्ट मसल आजकल न्यू एंटी एजिंग ड्रग है. सो इफ यू हैव मोर मसल, you age better, you live longer, you are more healthy for a longer period of time. तो जैसे आपने कहा people walking is not giving that pressure but it's just making you mobile that way. तो is yoga a better option then? सो अगेन, योगा में आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो, योगा में आप जॉइंट्स मूव कर रहे हो पर लोडिंग नहीं कर रहे आप. तो योगा, साइकिलिंग, स्विमिंग, अगर आप सोचो इन एक्टिविटीज में आप जॉइंट्स बहुत सारे मूव कर रहे हो, दे आर ग्रेट. स्विमिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर जॉइंट्स, बट बोन हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छी नहीं है बिकॉज आप लोड नहीं कर रहे हैं. तो अगेन, योगा, साइकिलिंग, स्विमिंग, दे आर ग्रेट फॉर मूवमेंट एंड ओवरऑल हेल्थ, बट बोन हेल्थ के लिए पर से इतनी अच्छी एक्सरसाइज नहीं है. So basically you need weight training. यू नीड ईदर वेट ट्रेनिंग और Or लोड some sort एक्सरसाइजेस. of तो मैं आपको loading, एक हाँ. एग्जांपल देता हूँ. ताई ची एक फॉर्म है ऑफ वर्कआउट या फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स. Right. ताई ची हैज अ लॉट ऑफ मूवमेंट्स लाइक योगा, बट इट हैज अ लॉट ऑफ जंपिंग. सो ताई ची जो लोग करते हैं, थोड़ी सी उनकी ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती अब ताई ची जो करते होंगे ना वो है. आई नो. तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 0.0002. आपको कि योगा के साथ प्रॉब्लम जो है वो ताई ची के साथ सॉल्व हो जाती है बिकॉज थोड़ी सी जंपिंग है उसमें. तो अगर हम कॉमन जैसे इंसान है जुम्बा करे या कुछ करे दैट है. जुम्बा इज ग्रेट, बट जुम्बा थोड़ी सी फास्ट मूवमेंट्स होती हैं तो उससे लोगों को इंजरी, मतलब आई गेट अ लॉट हो ऑफ पेशेंट्स सकती फ्रॉम जुम्बा ट्रेनिंग. तो क्योंकि वो फास्ट मूवमेंट्स होती हैं तो कई बार इंजरी हो जाती है. Got it. बस ध्यान से करें, बट लोडिंग बहुत जरूरी है. Right. अब काफी लोगों का फेवरेट क्वेश्चन आता है नी हिप रिप्लेसमेंट बिल्कुल सर्जरीज वाला. बिल्कुल बिल्कुल, तो प्राइमरी काम मेरा. हाँ, ये कब करनी चाहिए? व्हेन इज इट के यार अब ये बिल्कुल अवॉइड नहीं हो सकती? सो नी रिप्लेसमेंट के लिए तो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ पेशेंट से. तो एक्सरे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरे पे जो दिख रहा है उससे बिल्कुल भी डिसीजन मेकिंग पे सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ता जब तक पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है. अगर आप अपनी लाइफ जी पा रहे हैं, आप अपने काम कर पा रहे हैं और आपका एक्सरे दिखा रहा है कि आपके घुटने पूरी तरह घिस गए हैं, गैप खत्म हो गया, ग्रीस खत्म हो गया, व्हाटएवर पीपल से, दैट इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर सर्जरी. ओके. एक्सरे हमें हेल्प करते हैं डिसाइड करने में कि क्या टेक्निक हम यूज करेंगे, किस तरह का घुटना डालेंगे, कितना मुश्किल घुटना है, टेक्निकली क्या करना है. अदर देन दैट, पेशेंट के सिम्टम्स आर द डिसीजन मेकर्स. अगर पेशेंट 500 मीटर से ज़्यादा नहीं चल पा रहा है विदाउट पेन, पेशेंट को 3 से ज़्यादा पेन किलर्स लेनी पड़ रही हैं पर वीक, पेशेंट अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर पा रहा, अपना ध्यान नहीं रख पा रहा, नहा नहीं पा रहा, वॉशरूम नहीं जा पा रहा, चौथी चीज़ पेशेंट आधे घंटे ज़्यादा खड़ा नहीं हो पा रहा विदाउट पेन, देन पेशेंट की एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग सबकॉन्शियसली अफेक्ट हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, लोग बाहर जाना बंद कर देते हैं घर से, दे बिकम होम बाउंड. वो बहुत अर्ली साइन होता है कि पेशेंट्स को दिक्कत होनी शुरू हो गई है. घुटने की दर्द की वजह से लोग अनइवन सरफेस पे जाना बंद कर देते हैं कि गिर ना जाऊं, डर लग रहा है, शादी में नहीं जाएंगे, बैठना पड़ जाएगा, नीचे बैठना पड़ जाएगा, डांस करना पड़ जाएगा. पीपल स्टार्ट अवॉइडिंग सोशल इवेंट्स, अपने दोस्तों के साथ घूमना बंद करते हैं. बहुत सारे लोग आजकल नी रिप्लेसमेंट इसलिए करा रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे बाहर सेटल्ड हैं, दे हैव टू गो टू यूएस और यूरोप एंड वॉक अ लॉट, वो चल नहीं पाते हैं. सो इसलिए लोग नी रिप्लेस करा रहे हैं. तो अगर आप ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली इट इज़ टाइम कि अपने डॉक्टर से मिलें, आपके एक्सरे हो और आप सर्जरी के बारे में एटलीस्ट सोचना शुरू करें, क्योंकि सर्जरी के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है. इट इज़ ए कम्प्लीटली इलेक्टिव सर्जरी. ये आप सिर्फ उन लोगों के लिए जो चलना चाहते हैं, जो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना चाहते हैं. सो इसके लिए तैयारी जो लोग करते हैं, जिसको हम प्रीहैब कहते हैं, कि आप सर्जरी से कुछ हफ्ते पहले एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, मसल स्ट्रेंथनिंग शुरू कर दीजिए, ताकि सर्जिकल आउटकम्स इंप्रूव हो जाए. जो लोग प्रीहैब करते हैं उनके आउटकम्स डेफिनेटली बेटर होते हैं. तो एक्सरेज डोंट मैटर
पेशेंट के सिम्टम्स, पेशेंट को कितनी दिक्कत हो रही है, दैट इज व्हाट बेसिकली गाइड्स अस कि डज दिस पेशेंट नीड अ सर्जरी और नॉट। एंड हिप रिप्लेसमेंट में भी सेम कॉन्सेप्ट है? सिमिलर कॉन्सेप्ट, हिप रिप्लेसमेंट के थोड़े से सिम्टम्स अलग होते हैं। हिप रिप्लेसमेंट में लिम्प बहुत जल्दी आ जाता है, लंगड़ापन आ जाता है क्योंकि टांग छोटी बड़ी हो जाती है, तो लिम्प बहुत जल्दी आ जाता है, टांग छोटी बड़ी फील होने लग जाती है, ग्रॉइन पेन होने लगती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ओवरऑल इफेक्ट होने लग जाती है सिग्निफिकेंटली। तो हिप पेन यूजुअली पेशेंट्स आर मोर डेबिलिटेटेड, तो जल्दी सर्जरी कराने की जरूरत पड़ जाती और ऐसा कहते हैं कि जब आप रिप्लेस कराते हो नी या हिप तो इनकी लाइफ भी 15-20 साल ही होती है, तो हाउ अर्ली, मतलब व्हेन इज इट टू अर्ली कि यार अभी बहुत अर्ली अभी मत कराओ, एंड व्हेन इज इट टू लेट कि अब आप नहीं कर सकते? है। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये सिनेरियो हमारे सामने अब बार बार आने लगा है। व्हेन यंग पीपल आर कमिंग विद नी पेन, यंग पीपल आर हैविंग एक्सरेज जो पहले हमें 65-70 साल पे दिखते थे। आई एम सीइंग रेगुलर पेशेंट्स एट 50-51 हु हैव एंड स्टेज अर्थराइटिस ऑफ नीज। तो अब करें क्या? दे आर टू यंग। नी रिप्लेसमेंट जैसा आपने बोला, पहले मानते थे कि 15-20 साल चलते हैं। इवन टुडे विद द बेस्ट टेक्नोलॉजी एंड सबसे अच्छे इम्प्लांट्स के साथ भी 25-30 साल मैक्सिमम बोल सकते हो आपकी चल जाएंगे जॉइंट्स। अगेन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन यूज, इट डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन टेक्निक। श्योर। तो जब ये यंग नी पेन आता है हमारे पास, दैट इज अ वेरी क्रिटिकल ग्रुप, क्योंकि अब इनको, ये एक्टिव बहुत है, इनको चलना बहुत है, इनको घूमना बहुत है, इनको सब कुछ करना है, लेकिन अब नी एंड स्टेज अर्थराइटिस में पहुंच गया है। सो इनके लिए क्या करें? तो पहले सबसे पहला ऑप्शन होता है पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, कि आधा घुटना बदल दें, छोटी सर्जरी कर दें, ताकि इनको हम 10-15 साल पेन फ्री दे पाएं। आधा घुटना भी बदलते हैं? देयर इज अ थिंग कॉल्ड पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, Okay. व्हिच इज, जो इंडिया में इतनी ज्यादा नहीं होती है, अब होने लगी है बिकॉज लोग डिमांड करने लगे हैं। ये दो ग्रुप्स के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होती है। एक है अर्ली एज अर्थराइटिस, जो यंग अर्थराइटिस वाले पेशेंट्स हैं, जिनको डेफिनेटली एक सेकंड सर्जरी की जरूरत पड़ेगी आगे जाके। जैसे आप 45 वाले पेशेंट्स आते हैं जो चल ही नहीं पा रहे हैं, जिनको दिक्कत इतनी हो रही है, बट दे आर वेरी एक्टिव, 45 पे आप बहुत एक्टिव होते हो, उनको पार्शियल नहीं कर सकते हैं हम। सेकंड ग्रुप है जो बहुत ओल्ड हो गए, जो आप कह रहे थे कि कब सर्जरी नहीं कर सकते, आप 90 ईयर ओल्ड है। मैंने लास्ट ईयर कम से कम 2 से 3 पेशेंट करे जो 90 ईयर ओल्ड थे, पर उनको नी रिप्लेस कराना था बिकॉज दे वर अनएबल टू प्ले गोल्फ। तो गोल्फ खेलने के लिए जो लोग 90 ईयर ओल्ड है, हाई रिस्क पेशेंट है, बड़ी सर्जरी हम नहीं कर सकते, उनमें हम पार्शियल नहीं कर सकते। देन बीच का ग्रुप है जो 60-65 वाला ग्रुप है, जो बिल्कुल आइडियल टाइम होता है नी रिप्लेस कराने के लिए। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 60 के आसपास करूँ, 58, 62, 63, यूजुअली दैट इज अ वेरी गुड टाइम। जैसे जैसे आप 70 के बियॉन्ड जाते जाते हैं, आपका हार्ट थोड़ा सा काम कम करता है, बिकॉज एजिंग, नॉर्मल एजिंग प्रोसेस कैचेज अप। तो यंग पेशेंट्स के लिए पार्शियल नी इज एन ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन यंग पेशेंट्स के लिए होता है वेट लॉस, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, मसल स्ट्रेंथनिंग। उससे आप अपने घुटने डेफिनेटली कई साल और चला सकते हैं। इवन 2 to 3 kgs वेट लॉस कैन गिव यू 6 to 8 months और समटाइम्स एन ईयर ऑफ यूजिंग द सेम। बहुत जगह लोग कहते हैं कि सीढ़ियाँ चढ़ना छोड़ दो, यूज द लिफ्ट या कुछ ऐसे करो, तो उससे भी फर्क पड़ता है? तो सीढ़ियाँ ना डबल एजेड स्वॉर्ड हैं, तो इसलिए बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस मिलेंगे आपको। कोई कहेगा बिल्कुल छोड़ दो, कोई कहेगा बिल्कुल चढ़ दो। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ना इज एन इम्पैक्ट फॉर योर बोन्स, तो सीढ़ी चढ़ना आपके बोन्स के लिए अच्छा होता है ओवरऑल। बहुत ज्यादा सीढ़ी चढ़ना आपकी नीज के लिए खराब होता है। तो इसलिए अगर आपको नी पेन है, नी इश्यूज हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि सीढ़ी मत चढ़िए, कोशिश करिए कि आप लिफ्ट ले लें, या अवॉइड करिए, 1 फ्लोर चढ़ जाइए, 10 फ्लोर मत चढ़िए। अगर आपको कोई इशू नहीं है तो आप 2-3 फ्लोर आराम से चढ़ उतर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ यू आर हैविंग नी पेन, यू शुड डेफिनेटली अवॉइड। गॉट इट। अच्छा, क्या ये सर्जरी जो इम्प्लांट्स आप कह रहे हो, अब किस तरीके की इसमें वो गे कहते हैं मॉडर्नाइजेशन हो गई है? क्योंकि अब आई थिंक बड़े ही एडवांस्ड इम्प्लांट्स आ गए हैं। डेफिनेटली सो आई थिंक 2 तरीके की चीजें हुई हैं। एक तो एज डॉक्टर्स, एज साइंस पीपल, हमारी समझ ह्यूमन बॉडी की चेंज होते रहती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मेरे सामने पिछले 15-20 साल में हमारी समझ ऑफ नी जॉइंट बहुत चेंज हो गई है। तो जो मॉडर्न इम्प्लांट्स हैं वो कोशिश करते हैं कि आपका जॉइंट हम और नॉर्मल, नेचुरल फील कराएं आपको, क्योंकि पेशेंट्स, एक चीज होती है इसको हम कहते हैं फॉरगॉटन जॉइंट। पेशेंट कब भूल जाता है कि मेरा जोड़ बदला हुआ है। हम चेज कर रहे हैं कि हम आपको जल्दी से जल्दी फॉरगॉटन जॉइंट की तरफ लेके जाएं। तो एक तो डिजाइन ओवरऑल इम्प्लांट्स का चेंज हो गया है, इंप्रूव हो गया है, मोर नेचुरल चीजों की तरफ जा रहा है। सेकंड, टेक्नोलॉजीज, रोबोटिक्स, जो सिग्निफिकेंटली अभी आ गया है हमारी फील्ड में, जहां हमें एक रोबोट हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। एक एक एंगल 2.1 डिग्रीज इज मेजर्ड बाय द रोबोट, सो एक्यूरेसी डेफिनेटली इंक्रीजेस। सेकंड बिग एडवांटेज इज एवरीथिंग कैन बी प्री प्लान्ड। पिछले दिन एक बारी पूरी की पूरी आपकी सर्जरी, पूरे के पूरे साइज, बोन कितनी कटेगी, क्या साइज लगेगा, सब कुछ डिसाइड हो जाता है। सो यू जस्ट हैव टू रिक्रिएट इट, तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है।
तो ये दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ दिस इज प्रोबेबली द सेफेस्ट एरा ऑफ नी रिप्लेसमेंट, कि हम इस टाइम पे नी रिप्लेसमेंट के रिजल्ट्स आपको सिग्निफिकेंटली रिप्रोड्यूसिबली अच्छे दे सकते हैं। तो डेफिनेटली उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। तो लोग आपसे पूछते हैं क्या रोबोट सर्जरी करेगा, क्या आप करेंगे? डेफिनेटली पूछते हैं, स्पेशली एआई की जनरेशन में आजकल लोग भी पूछते हैं कि रोबोट करेगा एआई करेगा, तो ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस कम अक्रॉस जब रोबोटिक्स की बात होती है। बट रोबोट हमें हमेशा सर्जरी में असिस्ट करता है। आप ह्यूमन टच एंड फील, ह्यूमन एक्सपीरियंस और ह्यूमन इंट्यूजन कि अब इसके बाद क्या होगा, मुझे ये यहाँ से ये ठीक करना है तो ये होगा, उन चीज़ों को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो ओवर एक्सपीरियंस एंड ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप डेवलप करते हो। तो डेफिनेटली द रोबोट इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग एक्यूरेसी, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो आपके जब व्हेन ह्यूमन इंटरवेंशन होता है तो आई एम श्योर 4-5% केसेस ऐसे भी होते होंगे जो गलत हो जाते होंगे या कुछ उसमें गड़बड़ हो जाती होगी। तो ऐसा क्या गलत चीज़ें हो सकती हैं या गड़बड़ें हो सकती हैं जब आप ऐसी रिप्लेसमेंट सर्जरी करा रहे हो? तो एवरी सर्जरी, जब भी हम कोई सर्जरी करते हैं, इसलिए सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन, बिकॉज एवरी सर्जरी हैज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग रॉन्ग। श्योर। डॉक्टर्स के ऊपर जो भरोसा किया जाता है, आप अपना सर्जन जब चूज करते हैं, आई थिंक वो इसी बेसिस पे होता है कि क्या विल ही बी एबल टू गिव अस अ रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट ऑन द सर्जरी, क्या मैं आपको हर बारी अच्छी सर्जरी करके दे सकता हूँ। बट डेफिनेटली क्योंकि हम भी इंसान हैं, 5 से 6% ऑफ द टाइम्स हर सर्जन की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। जो सर्जरी ज़्यादा करता है उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन गो रॉन्ग, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं सर्जरी के दौरान, अच्छा। नर्व इंजरी हो सकती है, आर्टरी में इंजरी हो सकती है, इन्फेक्शन इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। कीड़ा पस पड़ जाना, कीड़े लग जाना इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि आप ह्यूमन बॉडी के अंदर जा रहे हैं, तो ओटी अच्छा होना, हॉस्पिटल अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, आईसीयू स्टे, कॉम्प्लिकेशंस अदर देन द सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस, दिल की दिक्कत होना, ये सब होना भी बढ़ जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फोर्सी करनी पड़ती हैं, जिसके लिए हमें प्लान करना पड़ता है और हमें इंश्योर करना पड़ता है हमारी ट्रेनिंग के थ्रू कि हम इनका परसेंटेज कम से कम रखें। एंड टच वुड टिल नाउ आई हैव बीन डूइंग गुड ऑन दैट, बट ये कांस्टेंट एक एफर्ट होता है टू रिड्यूस आवर कॉम्प्लिकेशंस। नाउ अभी हम रोबोट की बात कर रहे थे, रोबोट की जब भी बात आती है तो ये बहुत बड़ा एक सवाल उठता है ऑफ एथिक्स एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल। अगर रोबोट कल को कॉम्प्लिकेशन करता है, विच इज पॉसिबल, बिकॉज अभी आजकल के ज़माने में एक और चीज़ जो हम समझें कि हेल्थ केयर एंड मेडिसिन इज़ वेरी पर्सनलाइज्ड। श्योर। आपका घुटना अलग है मेरे घुटने से, और आपके दोनों घुटने भी अलग हो सकते हैं एक दूसरे से। तो आपकी सर्जरी में हर चीज़ आपके घुटने के हिसाब से पर्सनलाइज होगी, जिसमें रोबोट हमें हेल्प करता है। बट अगर मान लो कभी कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है, देन हु इज़ लायबल इज द क्वेश्चन। तो वो रोबोट्स के साथ थोड़ा प्रॉब्लम आती है कि व्हेन इफ द रोबोट इज डूइंग सर्जरी, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, ये इसका आंसर मुझे भी नहीं पता है। तो अगर कॉम्प्लिकेशन आए तो फिर क्या, व्हाट इज द सोल्यूशन, क्या करते हो सो आप? अ लॉट ऑफ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस तो हम टेबल पे मैनेज करते हैं, क्योंकि विद टाइम एंड एक्सपीरियंस यू अंडरस्टैंड कि ये हुआ है तो मुझे यहाँ से करके ये ठीक कर सकता हूँ मैं, एंड आई कैन गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन सक्सेसफुली। बहुत बार कॉम्प्लिकेशंस बाद में आती हैं, जैसे इन्फेक्शन, किसी पेशेंट को पस पड़ गई, इन्फेक्शन हो गई, फिर आपको मैनेज करना पड़ता है। यू हैव टू काउंसिल द पेशेंट दैट दिस इज अ प्रॉब्लम एंड हमें इसको अप्रोच करना पड़ेगा ऐसे और ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज आप प्रॉब्लम के ऊपर सिट बैठ नहीं सकते, बिकॉज यू आर प्लेइंग विद समवन्स लाइफ। तो अगर आप पेशेंट को नहीं बताते हो, पेशेंट को एजुकेट नहीं करते हो और उसे ये नहीं समझाते कि प्रॉब्लम हो गई है, बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम्स छुपाने की कोशिश करते हैं, हाइड करने की कोशिश करते हैं, उससे इवेंचुअली पेशेंट का भी नुकसान होता है, डॉक्टर की भी इमेज खराब होती है। इट इज़ ऑलवेज बेटर अगर आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर पाएँ, पेशेंट से डिस्कस कर पाएँ, एंड आप पेशेंट को सेम टीम पे ले पाएँ टुवर्ड्स ट्रीटमेंट, क्योंकि इवेंचुअल गोल आपका और पेशेंट के अटेंडेंट का भी यही है कि पेशेंट ठीक हो। एंड गलतियाँ सबसे होती हैं, वी हैव टू एड्रेस इट एसएप। कभी ऐसा हुआ डॉक्टर, समवन हैज लॉस्ट देयर लाइफ, किसी को जान से हाथ धोना पड़ा इन अ नी, बैक, हिप, ऐसी कोई सर्जरी में? So I have seen things happen. I have seen things happen. होता है ऐसा, स्पेशली हाई रिस्क केसेस में, जिनका लिवर खराब होता है, जिनकी किडनी खराब होती है और उनको फ्रैक्चर हो जाता है या उनका हिप टूट जाता है, उनमें हमें कभी कभी हिप रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है इमरजेंसी में, इवन व्हेन दे आर नॉट फिट। तो ऐसी सिचुएशंस बहुत बार आती हैं और ये पेशेंट्स में मोर्टालिटी, मरने का चांस हाई होता है। तो आई हैव सीन दीज थिंग्स हैपन। नॉर्मली इलेक्टिव सर्जरीज में अगर आप नी रिप्लेस कर रहे हैं, एसीएल की सर्जरी कर रहे हैं, तो चांस बहुत ही कम होता है कि लाइफ रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन होगी। बट हाई रिस्क केसेस में, जिनकी दिल की दिक्कत, लिवर की दिक्कत, किडनी की दिक्कत हो, उन केसेस में ऐसा होता है डेफिनेटली, और हम पेशेंट के अटेंडेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं एंड दे अंडरस्टैंड। तो सर्जरी के बाद क्या लोग सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं चौकड़ी मार के, मतलब ये सब चीज़ें हो सकती हैं? तो सबसे पहला मिथ जो सर्जरी के आसपास एक और है कि सर्जरी के बाद आप इमोबाइल होते हैं। सर्जरी के बाद आज के ज़माने में हम कोशिश करते हैं वी गेट यू बैक टू मोबिलिटी एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो पाए हम आपको बिस्तर से बाहर निकालना चाहते हैं। नी रिप्लेसमेंट के सेम डे हम आपको वॉक कराना चाहते हैं, अगले दिन हम आपको सीढ़ी चढ़ाना चाहते हैं। बट
क्या स्क्वाट कर सकते हैं, क्या चौकड़ी मार सकते हैं। देखिए इंडियन पेशेंट सब कुछ करते हैं पहली चीज़, तो वो कुछ मानते तो नहीं है, बट फॉर लॉन्गर रनिंग ऑफ योर जॉइंट, ऑफ योर प्रोस्थेटिक जॉइंट, जो नया जॉइंट डला है आपकी बॉडी में, आपको एंड मूवमेंट्स अवॉइड करनी चाहिए। तो डीप स्क्वाटिंग, चौकड़ी मार के बैठना ओकेजनली आप डेफिनेटली कर सकते हैं, बट Cannot be your lifestyle. cannot be your lifestyle basically. अच्छा, इज देयर समथिंग, कुछ मिनिमम इन्वेसिव जॉइंट रिप्लेसमेंट भी होती है, सर्जरी भी होती है? तो आज हमारी टेक्निक, जैसे मैं आपको बता रहा था, 15-20 साल में कॉन्स्टेंटली एवोल्यूशन हो जा रहा है टेक्निक्स में। वी आर कमिंग विद न्यूअर वेज, मोर मिनिमली इन्वेसिव वेज, लेस सॉफ्ट टिश्यू ट्रॉमा, ताकि पेन कम हो, रिकवरी फास्ट हो, वो सब चीज़ों के लिए हम करते जा रहे हैं। तो हाँ, डेफिनेटली सर्जरी की टेक्निक्स चेंज हुई हैं, कम इन्वेसिव हुई हैं, कम मांसपेशी फाड़ते हैं हम ताकि पेन कम हो। इट हैज़ हैपेंड। बट क्या सर्जरी, बहुत लोग बोलते हैं कि स्टिचलेस सर्जरी हो गई है हमारी, तो ऐसा नहीं होता कि चीरा नहीं लगता। अब बस टाँके ऐसे आ गए हैं, दे आर डिसॉल्वेबल, यू डोंट हैव टू टेक देम आउट, थिंग्स लाइक दैट। अच्छा, सेलिब्रिटीज और एथलीट्स भी सर्जरीज करवाते होंगे, मतलब केसेस में, तो उनके मतलब व्हाई डू दे गो फॉर इट? क्योंकि मुझे नहीं पता उनके डीजनरेशन ज्यादा होती है, और डज इट हेल्प देम इन प्लेइंग बेटर? तो उनके लिए क्या है Definitely. So reason? I've been in teams that have operated on multiple film stars or sportsmen. दो तरह के रीजंस होते हैं। स्पोर्ट्समैन के लिए, एथलीट्स के लिए तो बहुत जरूरी है, उनकी रोजी रोटी है। इफ दे कैन नॉट प्ले एट द सेम लेवल, पीक परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, तो वो टीम से बाहर हो जाते हैं। इंडिया में इनफैक्ट आज तक, जब मैं अपने पढ़ाई कर रहा था, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, आई वाज इन चंडीगढ़, वहाँ पे बहुत कबड्डी प्लेयर्स आते थे। तो उन कबड्डी प्लेयर्स का लिटरली ये कहना था कि इंडिया में अगर आपको इंजरी हो गई तो आपका करियर खत्म हो जाता है, बिकॉज इंडिया में ट्रीटमेंट एक्सेस इज वेरी डिफिकल्ट। इन स्पोर्ट्स में इतना मनी इन्फ्यूजन नहीं है, और जहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है वो जगह इतनी दूर है, इतनी महंगी, इनएक्सेसिबल है इन लोगों के लिए। तो इंडिया में इंजरी प्रीवियसली वाज एंड ऑफ करियर फॉर देम। नीरज चोपड़ा ने इंडिया में अपने आप को ऑपरेट कराया, ही केम बैक इन वन अ गोल्ड मेडल। मल्टीपल एथलीट्स हैव गॉटन नाउ सर्जरीज डन इन इंडिया, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, ऑल ऑफ देम आर बैक टू स्पोर्ट्स, पीक परफॉर्मेंस। तो इससे बहुत एथलीट्स की होप बढ़ी है, एंड मोर एथलीट्स आर नाउ कमिंग टू अस। फाइनली उनको लग रहा है कि हम सर्जरी करा सकते हैं, हम सर्जरी के बाद ठीक हो सकते हैं इंडिया में। तो फॉर एथलीट्स इट इज़ रोजी रोटी, सो दे हैव टू। और प्लस एथलेटिक मेंटालिटी भी थोड़ी ऐसी होती है कि वो रुकते नहीं है, उनको करना ही करना है, दे हैव टू गेट बैक। बट इतनी अर्ली सर्जरी कराना क्या अब उनके लिए थोड़ा आगे चल के हार्मफुल नहीं होता? डेफिनेटली एथलीट्स जिनको इंजरीज होती है, नी जॉइंट इंजरी, एसीएल टीयर, मेनिस्कस टीयर होता है, उनका नी ओवरऑल थोड़ा जल्दी डिजनरेट करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर वो सर्जरी ना कराएं और घुटना अनस्टेबल है और वो खेल रहे हैं, दे आर एट रिस्क ऑफ मोर इंजरी, हायर इंटेंसिटी ऑफ इंजरी एंड अ बिगर सर्जरी। तो उनको इसलिए कराना पड़ता है। फॉर फिल्म स्टार्स, जैसे आप बोल रहे थे, आई थिंक इट इज नेचुरल वेयर एंड टेयर। तो वो भी एज करते हैं, 60-65 साल की उम्र उनकी भी होती है, उनको भी नी पेन होती है। तो आप कोई इंटरेस्टिंग केस बता सकते हो किसी स्पोर्ट्स पर्सन का जिस पे आपने ऑपरेट किया हो, एंड क्या उसकी प्रॉब्लम थी, एंड हाउ इट चेंज्ड हिज मे बी करियर और लाइफ? 100%. So I remember two cases I did last year very very starkly. Both were sportsmen. दोनों ही स्पोर्ट्स खेलते थे। एक प्लेयर था जो बांग्लादेश की नेशनल टीम का फुटबॉल प्लेयर था। अच्छा। सो उनकी सर्जरी एक हो चुकी थी बांग्लादेश में, एंड ही वाज, वो फुटबॉल टीम में डिफेंडर थे, एंड ही बिल्कुल कुड नॉट लीव प्लेइंग। तो उन्होंने एक सर्जरी कराई एंड ही केम बैक टू प्लेइंग, ही गॉट री इंजर्ड। और इस बार जब सेकेंड टाइम इंजरी हुई तो उनका एसीएल के साथ एक लिगामेंट और होता है, एलसीएल, वो भी टूट गया था, और मेनिस्कस में भी सिग्निफिकेंट इंजरी हुई थी, और पीसीएल भी टूट गया था। तो 3 लिगामेंट टूट गए थे उनके नी के होते हैं आसपास? हाँ, तो नी में 4 लिगामेंट होते हैं। अच्छा। जो नी को स्टेबल रखते हैं। Okay. उसमें से एक पहले टूटा था, उन्होंने ऑपरेट करा लिया बांग्लादेश में। फिर से जब सेकंड टाइम इंजरी हुई तो इंजरी वाज मोर इंटेंस, प्रॉबेबली क्योंकि बिना ट्रेनिंग के वो वापस गए या फुल लेवल पे नहीं थे इसलिए वापस गए। तो इंजरी वाज मोर इंटेंस एंड 3 लिगामेंट टूट गए इस बार। तो फाइनली ही फ्लू डाउन टू इंडिया टू गेट बेटर हेल्थ केयर, गेट एक्सेस टू मोर एडवांस सर्जरीज, एंड उनके मैंने तीनों लिगामेंट्स रिपेयर किए सिंगल सिटिंग में। ही वेंट बैक एंड उसने मुझे फर्स्ट अपने नेशनल मैच की फोटो भेजी कि आई एम बैक प्लेइंग बैक अगेन आफ्टर 9 months दिस टाइम। पिछली बार 6 महीने पे स्टार्ट किया था, तो इस बार मैंने उनको रोका कि 9 महीने तक आप पहले ट्रेनिंग करोगे, आपकी मसल स्ट्रेंथ इतनी वापस आएगी। व्हाट्सएप पे हम चैट करते रहते थे। फाइनली एट 9 months ही प्लेड बैक, विच वॉज अ वेरी, बहुत ग्रेटिफाइंग मोमेंट था वो, कि आप जो वो इंसान करना चाहता है, जो इंसान यू नो ही वांट्स टू एक्सेल एट दैट, मैं उसमें हेल्प कर पाया उसकी। सो इट वाज अ वेरी ग्रेटिफाइंग। क्या इनकी रिकवरी भी फास्टर होती है? बिकॉज उनका पूरा फोकस ही वही होता है शायद। एग्जैक्टली। तो बहुत सिंपल है कि रिकवरी इसलिए उनकी फास्ट होती है कि दे गो ऑल इन। वो डाइट से लेके, स्लीप से लेके, न्यूट्रिशन से लेके, एक्सरसाइज से लेके, सब कुछ हाई इंटेंसिटी और बहुत ही एक्सपर्ट ट्रेनर्स के साथ करते हैं। तो इसलिए उनकी रिकवरी इज मच फास्टर। देयर रिकवरी इज ऑल्सो, दे आर एबल टू रिटर्न बैक टू द सेम लेवल।
नॉर्मल पेशेंट्स जब नॉर्मली सर्जरी कराते हैं दे रिटर्न बैक टू 90% ऑफ देयर प्रीवियस लेवल. एथलीट्स अपनी रिकवरी की वजह से 100% पे रिटर्न करते हैं. सो बेटर ऑफ एवरीथिंग इज द सीक्रेट टू रिकवरी. जैसे ना अब काफ़ी बात होती है स्टेम सेल्स का कितना यूज़ है. व्हेन योर अ चाइल्ड इज़ बॉर्न तब भी कहते हैं कि आप उसके स्टेम सेल्स को वो कराओ. तो क्या उसका कोई यूज़ है इन सर्जरीज में अभी तक? वो बहुत ही इवॉल्विंग फील्ड है. फर्स्ट ऑफ ऑल True. अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग ऑन स्टेम सेल्स जो हमें भी नहीं पता क्या क्या हो सकता है उससे. इन मस्कुलोस्केलेटल बोन एंड जॉइंट हेल्थ में डेफिनेटली स्टेम सेल्स और पीआरपी का रोल है. अच्छा. रीजनरेटिव मेडिसिन कहते हैं हम, रीजनरेटिव ऑर्थोपेडिक्स कहते हैं हम इसको. क्या हम ग्रोथ फैक्टर कहीं पे डाल के उस जगह पे सेल्स को बना सकते हैं, उस जगह को रीग्रो कर सकते हैं. तो ये इवॉल्विंग फील्ड है. डेफिनेटली इसका रोल है, हम यूज कर रहे हैं, पीपल आर हैविंग बेनिफिट. बट क्या ये 100% क्योर है? बड़ा मुश्किल है अभी के. But it has a role, it is being used, it is being explored. Most probably in the coming years we'll see a lot of things coming in this field. PRP एक ऐसी चीज थी आज से 10-15 साल पहले, नई चीज थी, यूज करके देख रहे थे. नाउ PRP हर जगह इजीली यूज हो रही है, मल्टीपल लोग यूज कर रहे हैं, रिजल्ट्स अच्छे हैं. सिमिलरली स्टेम सेल के साथ वो चल रहा है. पीआरपी सिमिलर जो हेयर ट्रांसप्लांट में भी सिमिलर होता है. सिमिलर सो वी टेक आउट योर ब्लड, उसको हम सेंट्रीफ्यूज में डालते हैं एंड वी गेट अ कॉन्सेंट्रेट ऑफ ग्रोथ फैक्टर, राइट. 4 ml ऑफ दैट, एंड वी कैन पुट दैट इन द जॉइंट. जैसे नी जॉइंट में कई बार यूज होता है, या फिर टेनिस एल्बो, टेंडिनाइटिस में यूज होता है, एंड इट हैज गुड रिजल्ट्स. सो अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कंपेयर करें वेस्ट वर्सेस इंडिया, तो काफ़ी बारी लॉट ऑफ एटलीस्ट केसेस जैसे मे बी आई केयर हो गया या और भी काफ़ी ऑपरेटिव्स जो होते हैं उसमें दे से दैट जो इंडिया में प्रोसीजर्स होते हैं या जैसी आपको सर्विस मिलती है या वो मिलती है, मच बेटर देन द वेस्ट. कुछ चीज़ें ऑब्वियसली वेस्ट में बेटर हैं, मे बी कैंसर ट्रीटमेंट्स एंड थिंग्स लाइक दैट. तो व्हेन इट कम्स टू जॉइंट्स, तो वेस्ट वर्सेस इंडिया क्या बेटर अभी कौन बेटर लेट्स से सर्विसेज ऑप्शंस दे पा रहा है अभी टू द पेशेंट्स? आई थिंक इंडिया में जो सबसे सिग्निफिकेंट बेनिफिट है, वी गेट अ लॉट ऑफ पेशेंट्स इंटरनेशनली. इंडिया इज अ बहुत बड़ा हब है मेडिकल टूरिज्म. बिल्कुल. मल्टीपल जगहों से पेशेंट्स आते हैं. बट आई थिंक वेस्ट के कंपैरिजन में जो हम अभी दे पा रहे हैं दैट इज हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तो आपको जो सर्विसेज मिल रही हैं जिस प्राइस पे इन इंडिया, हम मेडिकली बहुत ही कॉम्पिटेंट है, पर हमारी प्राइसिंग बहुत ही स्टैंडर्ड है, मतलब बहुत ही इकोनॉमिकल है कंपेयर टू वेस्ट. आपको यही सर्विस अवेल करने के लिए वेस्ट में बहुत ज्यादा, बट इन टर्म्स ऑफ टेक्निक, इक्विपमेंट, एवरीथिंग वेरी वेरी कॉम्पिटेंट. वी आर वेरी वेरी कॉम्पिटेंट. मतलब एट पार भी बोल सकता हूँ मैं, बट आई एम सेइंग वेरी वेरी कॉम्पिटेंट, क्योंकि कुछ चीजों में हम थोड़े अच्छे हो गए, कुछ चीजों में थोड़े पीछे हैं, बट वी आर वेरी वेरी कॉम्पिटेंट. एंड ऑल्सो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू डॉक्टर्स हम बहुत बेटर हैं. 100% बहुत ज्यादा बेटर. वो तो दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. अच्छा सर, बहुत सारे लोग ना बहुत घरेलू नुस्खे करते हैं, मतलब हर चीज़ के हमारे नुस्खे हैं, घर के टोटके हैं. तो क्या इसके भी कोई लोग आते हैं आपके पास कि हम ये वाला ऐसे पत्ते में तेल गरम करके ईंट पे सेकते हैं, बड़ी सारी ऐसी चीजें? डेफिनेटली आते हैं. बहुत सारी चीजें लोग ऐसी मुझसे पूछते हैं जो उनके घर के नुस्खे होते हैं, स्पेशली जैसे ईंट गरम करके रखना, हल्दी का लेप लगा लेना, थिंग्स लाइक दैट. ये चीजें ना लोकल सिम्टम्स कम करने में हेल्प करती हैं, इसीलिए ये चली आ रही है, क्योंकि इनसे सिम्टम्स कम होते हैं. जैसे इंजरी के बाद आइस पैक लगा लेना, सबको पता है, कर लेते हैं लोग. एक और चीज जो मुझसे लोग पूछते हैं कि हमारे पेरेंट्स तो चौकड़ी मार के नीचे बैठते थे, उनको तो नहीं होता था, हमें क्यों हो रहा है, आप हमें क्यों मना कर रहे हो चौकड़ी मारने के लिए. सो प्लस हमारे पेरेंट्स का लाइफस्टाइल तो इससे भी खराब था, उन्हें क्यों नहीं हुआ, हमें क्यों हो रहा था. मुझे लगता है कि जो हम पहले बात कर रहे थे 8 to 10 आवर्स ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल किसी भी जनरेशन में नहीं था बिफोर रिसेंट जनरेशन. उससे पहले लोग फार्मिंग करते थे, बाहर जाते थे, लोगों से मिलते थे, एक्टिव थे. Right. ये 8 से 10 घंटे बैठने वाला जो लाइफस्टाइल है कुछ जनरेशन से आने लगा है, तो हमें इसका अभी पता लग रहा है कि क्या प्रॉब्लम है. इसीलिए लोग बार बार जब अपने आप को अपनी पुरानी जनरेशन से कंपेयर करते हैं, वो बैठता नहीं है कि वो तो ऐसे थे, हमें क्यों हो रहा है, काइंड ऑफ. तो आप कहने वाले हो आगे जनरेशन जो आएंगी वो वर्स ही होने वाली है? डेफिनेटली. मैं आपको जैसे पहले बता रहा था कि चाइल्डहुड इंडोरनेस, चाइल्डहुड लॉस ऑफ एक्टिविटी हैज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम. बच्चे इतने एक्टिव नहीं बचे हैं, जिसकी वजह से जब आपकी बोन पीक डेंसिटी, बोन मास डेंसिटी बनती है, उस टाइम पे ही पीक बोन मास डेंसिटी कम होने लगी है प्रीवियस जनरेशन से. क्या एज ग्रुप होता है? 15 to 30 इयर्स, जब आपकी बोन डेंसिटी पीक बन रही होती है. तो 15 साल का बंदा तो घर पे ही है और फोन पे ही है, लैपटॉप पे है, एक्सबॉक्स खेल रहा है, सब कुछ ना कुछ इंडोर ही कर रहा है, या स्कूल में है, वो सब कुछ भी इंडोर ही हो रहा है. तो इट इज वेरी गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. पर कुछ ऐसे लोग आते हैं आपके पास नुस्खे लेके कि हम ये करते हैं और वो बिल्कुल ही बकवास होते हैं, कुछ ऐसे आपके हैं? डेफिनेटली बहुत बार होता है ऐसा, बहुत बार होता है. मतलब अच्छे नुस्खों में जैसे मुझे खरोड़े का सूप याद आ रहा है. इट इज हाई प्रोटीन,
थिंक इट हैज़ गुड फैट, सो वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन सिमिलरली कुछ अजीबोगरीब खाने की चीज़ों से भी लोग बोलते हैं, मुझे मैंने बहुत बार ये सुना है कि पिज्ज़ा खा के मेरी पेन कम हो जाती है। सो अच्छा। थिंग्स लाइक दैट आई हैव हर्ड कि ये गोलगप्पे खा के मेरी पेन कम हो जाती है। तो ऐसा होता है, बट मोस्टली इंडियन नुस्खे काफ़ी हद तक ठीक ठाक काम करते हैं। जैसे हल्दी वाला दूध फॉर एग्जाम्पल इज रिच इन करक्यूमिन, तो तभी वो नुस्खे चल रहे हैं, बिकॉज दे वर्क। चलो सर, एक क्विक रैपिड फायर करते हैं yes, बिफोर yes, आई एंड, एंड yes, अगर कुछ हमें रह गया हो तो हम yes. उस पॉइंट पे वापस आ सकते हैं। तो वन एक्सरसाइज जो लोगों को डेली करनी चाहिए अपने जॉइंट पेन या डेली जॉइंट हेल्थ के लिए। आई थिंक चेयर सिट टू स्टैंड, एक चेयर पे बिना सपोर्ट के बैठ के उठना 5 बारी। एंड इसके हम सेट्स कर लें, मतलब 3-4, बस 5 बारी, 2 बस बार कर 5 लो, बारी। 4 बार अच्छा, कर लो, इट 1 इज बार वेरी कर इजी, लो। 15 सेकंड की एक्सरसाइज भी नहीं बिल्कुल है ये। बिल्कुल। गॉट इट। वन मिस्टेक जो लोगों को इमीडिएटली बंद करनी चाहिए अपनी नीज जॉइंट्स को हर्ट करता है जो। नी पेन के साथ डीप स्क्वाटिंग करते रहना, नी पेन के साथ सीढ़ी चढ़ते रहना, नी पेन को इग्नोर करते रहना। सर्जरी, फिजियोथेरेपी कौन सी ज्यादा ओवर यूज्ड है एक्चुअली? डेफिनेटली सर्जरी ज्यादा ओवर यूज्ड है आजकल। एक फूड हैबिट जो साइलेंटली हार्म करती है जॉइंट्स को। आई थिंक लेट नाइट डिनर ईटिंग, व्हाट अबाउट स्मोकिंग, अल्कोहल? वेरी वेरी बैड, ऑब्वियसली वेरी वेरी बैड, एंड डोज डिपेंडेंट, जितनी ज्यादा करते हो उतना हार्म करता है। वन एडवाइस आपको लगता है फॉर पीपल इन देयर 30s, व्हाट कैन दे डू सो दैट एटलीस्ट 60 तक उनकी जॉइंट हेल्थ थोड़ी पेन फ्री रहे? आई थिंक जैसे मैंने बोला, मसल इज द न्यू एंटी एजिंग ड्रग। तो मसल बिल्डिंग डेफिनेटली, मसल टोनिंग, मसल मास मेंटेन करना, एडिक्वेट प्रोटीन, एडिक्वेट कैल्शियम, विटामिन डी एंड एडिक्वेट स्लीप, जो सबसे ज्यादा इग्नोर है बहुत चीजें आजकल के बताई ज़माने में। यार। तो ये 3-4 चीजें अगर आप मोटा मोटा ध्यान ठीक रखो, रख लो। तो योर बोन हेल्थ, योर जॉइंट हेल्थ ओवरऑल विल स्टे फाइन। अच्छा, एक और चीज़ आजकल आई वांटेड टू आस्क यू, मैं पहले आपसे पूछा नहीं, जब हम वर्क स्टेशंस एंड लैपटॉप्स एंड इन सब पे बात करने की चर्चा कर रहे थे कि देयर आर दीज चेयर्स दैट गिव योर बैक सम कंफर्ट, या इट हेल्प्स यू इन सिटिंग, पोस्चर आपका। ये मार्केटिंग गिमिक है या सच्ची में होता है? नहीं, डेफिनेटली देखिए, बैक सपोर्ट हेल्प करती है आपके नेचुरल आर्चेस को मेंटेन करने के लिए, जो आपकी स्पाइन में नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। सो बट ओवरऑल चीज़ वही कांस्टेंट रहती है, दैट यू ब्रेक योर पोस्चर एवरी 45-50 मिनट्स। आप अपनी सीट से खड़े हों, डेफिनेटली बैक सपोर्ट इज अ हेल्प। अगर लंबर कर्व है उसमें, दैट इज इवन बेटर। सो मार्केटिंग गिमिक बना दिया गया उसको, बट इट हैज सम सॉलिड सम मेरिट। सब्सटेंस। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर बीइंग हियर। आई थिंक ये बहुत ही आम जनता के सवाल होंगे बिल्कुल और बहुत बिल्कुल हमारे बिल्कुल रोजमर्रा के बिल्कुल, सवाल है। 100%। मैं जब सवाल लिख रही थी, मैं अपनी मदर इन लॉ, अपनी मम्मी से भी पूछ रही थी आपको क्या सही प्रॉब्लम्स सही आती सही है सोच रहे थे आप। और अपनी भी प्रॉब्लम्स, बिकॉज नाउ मैं उस मिडिल ब्रैकेट में आने बिल्कुल वाली हूँ जहाँ बिल्कुल, थोड़ी यंग थोड़ी एडल्ट्स। चीजें, यंग अडल्ट जिसमें वो प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आपको भी यही कहूंगी कि प्लीज इस एपिसोड को ध्यान से सुने। बहुत सारी इसमें ऐसी चीजें हैं जिससे आप अपनी जॉइंट पेन को अवॉइड कर सकते हैं, विच इज मच बेटर। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो वो आप कर सकते हो, और अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो उसको हैंडल कैसे करना है, ये भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लीज शेयर दिस एपिसोड विद पीपल हु आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना इस एपिसोड का जो हमारा मकसद है करने का, बिकॉज अदरवाइज आपको तो रील्स पे बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आप कर सकते हो, घर में टोटके जिसको हम कहते हैं, लोग कर सकते हैं। बट आज के लिए इतना ही। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, वरना आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल द नेक्स्ट टाइम।